समय भारत से पधारे हुए 4 ऐसे विशिष्ट लोग हैं जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और अधिक गरिमामय बना रही है। हमारे बीच हैं आज मुजफ्फरपुर से आए हुए बिहार यूनिवर्सिटी के इस समय अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन सेवा विभागाध्यक्ष मानवीय सेवा के भाग में भी थे और हिंदी के भी विभागाध्यक्ष डॉक्टर रवि कुमार जी, उनका हार्दिक स्वागत। उनकी पत्नी डॉक्टर मंजरी, उनका हार्दिक स्वागत है। और एटा से पधारे हुए एटा के विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त डॉक्टर राकेश सक्सेना जी का हार्दिक स्वागत और डॉक्टर सुनीता सक्सेना जी का हार्दिक स्वागत। और हम लोगों को प्रतीक्षा है, आज कॉन्सुलेट से भी एक हमारी मित्र पधारेंगी जो कि भी आई नहीं हैं, मोनिका बेन, जो कि मुझे बताया गया कि वो इस देश में लगभग 1 सप्ताह ही हुआ है उनको आए हुए। मोनिका बेन जो हैं उनकी भी हमें प्रतीक्षा है। तो जब वो आ जाएंगी तब हम एक औपचारिक रूप से आप लोगों का स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि वो भी हमारे बीच हो उस समय, लेकिन आप कुछ देर हो चुकी है, लगभग 1:40 का समय हो रहा है, तो हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं खुला मंच का। मैं दोनों ही विद्वानों का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिंदी राइटर्स गिल्ड की तरफ से, और उनके परिवारों का, उनके बच्चों का जो साथ में आए हैं और अपने माता पिता को लेकर आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत। मुझे पता चला है कि डॉक्टर रवि जो मॉन्ट्रियल से आए हैं, उनका बेटा, बहू, बच्चा सब लोग मॉन्ट्रियल से उनको लेके आए हैं एक लंबी यात्रा करके, और डॉक्टर सक्सेना जो है वो पिकनिक से आए हैं, वो भी लंबी यात्रा होती है। यहाँ पे बैठो तो दरअसल 1 घंटा तो कहीं जाता नहीं, लेकिन 1 घंटे से ऊपर लगता है तो हमसे लंबी यात्रा कह देते। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोग के बारे में सिर्फ 2-3 पंक्तियों में ये कहूंगी कि हिंदी राइटर्स गिल्ड 2008 से सक्रिय संस्था है। हिंदी प्रेमियों की, हिंदी लेखकों का ये चिंतन मंच है। इसके साथ ही साथ हम अपनी अगली पीढ़ी को यहाँ इस मंच पर स्थान देते हैं। साल में लगभग 2 बार हम बच्चों की प्रतियोगिताएं करवाते हैं, और जनवरी 10 को जब विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है तब प्रायः 70 बच्चों के वीडियोस हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग श्रेणियों के, और उनको फिर हम पुरस्कार देते हैं। इसके अतिरिक्त भी कार्यक्रम होते हैं। होली के कार्यक्रमों में बच्चों का स्थान होता है, और अभी अगले माह जो भी आप लोगों में से आ सके वो अपने प्रिय मित्रों को, परिवार को लेके आए। 16 अगस्त को यहाँ पे कार्यक्रम होगा और उसमें बच्चों की भागीदारी बड़ी संख्या में होगी। देश प्रेम के गीत प्रस्तुत किए जाएंगे, और एक पहली बार हिंदी राइटर्स गिल्ड सामाजिक सेवा कार्य गौरव सम्मान दे रही है उन लोगों को जो 25 वर्ष से अधिक यहाँ के समुदाय में अपनी अप्रतिम सेवाएं दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, और जिन्होंने इस समाज में यहाँ और भारत में कुछ अंतर बना सके हैं अपने कार्यों के द्वारा, वो कुछ समाज में बदलाव ला सके हैं। उन लोगों को सम्मानित करना, चाहे वो हिंदी के हों या बाहर के, उनको सम्मानित करना हमारा कर्तव्य है। तो अगले कार्यक्रम 16 अगस्त में ये सम्मान दिया जाएगा, और बच्चों के कार्यक्रम होंगे, और निस्संदेह उत्सव होगा, महोत्सव होगा हमारे स्वतंत्रता दिवस का, और उसमें हम लोग चाहेंगे कि आप अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ आएं। और आज का कार्यक्रम खुला मंच है। हो सकता है कि आपको दोबारा कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित कर लिया जाए, लेकिन पहली बार में जब आप कुछ भी पढ़ें, आप आलेख पढ़ना चाहते हैं, कविता, कोई बात कहना चाहते हैं, अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं, खुला मंच में यही स्थिति होती है। उसमें आप 5 से 7 मिनट में अपनी बात कहिएगा। आज का मंच संचालन बहुत ही कुशल हाथों में है लता पांडे, जो कि न केवल जीटीए की सक्रिय, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और साथ ही साथ साहित्यकार हैं, अपितु हिंदी राइटर्स गिल्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सक्रिय सदस्य हैं। कार्य जब से संस्था बनी है तब से लता पांडे जी के, क्योंकि हम लोगों को ऐसे बोलने की आदत हो गई है लता जी लगाना भूल जाते तो लता पांडे जी के जो काम है वो निस्संदेह सबके सामने आते रहते हैं, बराबर वो सहयोग करती हैं, जहाँ पे भी संभव होता है वहाँ यथासंभव वो अपना काम करती है, और बहुत सुंदर छोटी छोटी
मन को छूने वाली कविताएं भी लिखती हैं। आज मंच संचालन उनके कुशल हाथों में है और मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और मंच संभालें। लता पांडे की तरफ से सभी श्रोताओं का और हमारे सभी अतिथियों का, कवियों का, लेखकों का, सबका स्वागत करती हूँ। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही अनोखा दिन है और आज हम सब मिलके शब्दों का बल देखेंगे, शब्दों की ताकत देखेंगे। मौन की तो एक भाषा होती ही है, शब्द में भी बड़ा बल होता है। कैसे, कब, किसने, कहाँ कहा, उससे उसका असर और प्रभाव होता है। चाहे तो बना दो, चाहे तो बिगाड़ दो। तो आज हम सब लोग शब्दों का वही बल देखेंगे। न सिर्फ कविता, आपकी कोई लघु कथा हो, कोई संस्मरण हो, आपकी हिंदी गिल्ड से कोई अपेक्षा हो, आपने कभी कोई उपेक्षा भी देख ली हो, तो स्वस्थ रचनात्मक क्रिटिसिज्म होता है, हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो आज ये मंच खुला है आप सबों के लिए। जिसको जो भाए, जैसे भी बात करना चाहे वो जरूर कर सकता है। थोड़ा हम लोग समय की पाबंदी का ध्यान रखेंगे, जैसा कि अभी शैलजा जी ने कहा 7 से 8 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। बहुत लोग हैं और संभावना ऐसी है कि अभी और भी लोग जुड़ेंगे जो अभी समय पे नहीं पहुंच पाए ट्रैफिक की वजह से या किन्हीं और। कुछ भी करते हैं, जो व्यवहार भी करते हैं, जो सोचते समझते हैं, वो सब शब्दों का ही माया जाल है। मैंने एक छोटा सा ऐसे ही शब्दों के ऊपर पे लिखा है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा 2 लाइन बोल ही दूं। ये सब शब्दों का माया जाल है। किसी छोटे बच्चे से सही समय पर कहे गए प्रोत्साहन के कुछ शब्द बहुत मायने रखते हैं उस बच्चे के प्रगति के लिए, उसके भविष्य के लिए। और वो शब्द जिंदगी भर के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने कहीं कुछ असम्मानित शब्द, अपने आक्रोश, अपने क्रोध में कुछ ऐसा शब्द बोल दिया, तो वो भी उस बच्चे के मानस पटल पे हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। और ये समझना बहुत ही कठिन होगा कि जिंदगी के किस पड़ाव पे, किस रूप में वो शब्द निकल के सामने आएगा। अनुचित भी हो सकता है, उचित भी हो सकता है। तो हम लोगों को इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शब्दों का चयन सही हो। मौखिक शब्द ही नहीं, हमारे विचार और मन में चल रहे संवाद भी शब्दों में ढल के ही आते हैं, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो। तो चलिए, आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। ऐसे ही संवाद, बातें, कहानी, कविता हम लोग सुनते रहेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले हमारे कुछ अतिथि जो भारतवर्ष से यहाँ आए हैं, जिनका समाज सेवा से और साहित्य, खास तौर पे हिंदी साहित्य से जिनका बहुत ही स्नेह रहा है, तो उसमें सबसे पहले हैं हमारे डॉक्टर राकेश सक्सेना जी। इन्होंने MA PhD किया है और ये पूर्व विभागाध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में। एक्चुअली संक्षेप में लिखा है, कोई जो कॉलेज है वो एटा में है, उत्तर प्रदेश एटा में है। ये बहुत सारी कहानियों, कविताएं लिखी हैं, जैसे चमेली का फूल, वाल्मीकि, कवि के संग हाइकु छंद, जीवन छाया धूप, जीवन है अनमोल। इनकी लेखन सहभागिता तकरीबन 50 पुस्तकों में है। इन्होंने विभिन्न पत्रिकाओं, 14-15 पत्रिकाओं में संपादन का भी कार्य किया है। ये आकाशवाणी आगरा, दिल्ली, जयपुर से भी जुड़े रहे हैं, खासतौर पे काव्य प्रसारण के क्षेत्र में। और ये हिंदी सलाहकार समिति के भी पूर्व सदस्य रह चुके हैं, भारत सरकार मंत्रालय नई दिल्ली में जो अवस्थित है। इनके शोध निर्देशन में 20 छात्र छात्राओं ने PhD की उपाधि ली है। इस बात पे तो ताली बहुत बनती है, आपको बधाई है। ये यूनिसेफ के सदस्य भी रह चुके हैं। बहुत विदेश की यात्राएं भी की हैं, जैसे ताशकंद, बुखारा और सब जगह काव्य पाठ, जनकपुर मतलब नेपाल, फुत्सोलिंग, थिम्पू और सारी जगहों में। और फिलहाल ये रहते हैं एटा में। तो आइए हम श्री सक्सेना जी का, डॉक्टर सक्सेना जी का स्वागत करते हैं, कुछ उनसे सुनते हैं, उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो स्वागत है डॉक्टर सक्सेना आपका। आप सभी लोगों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। एक अंग्रेजी के ऑथर ने कहा कि ग्रेटिट्यूड इज ड्यूटी विच ऑट टू बी पेड। कृतज्ञता हृदय की श्रद्धांजलि है जिसको लौटाया जाना चाहिए। स्नेह, सौम्यता और आत्मीयता की प्रतिमूर्ति मेरी बहन डॉक्टर शैलजा सक्सेना के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिस समय मैं कनाडा में आया
और उनको सूचना मिली तो उन्होंने इस राइटर्स गिल्ड से मुझे जोड़ने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, आज के मुश्किल वक्त में कविता की जो ताकत है, इसको हम सभी लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अस्मिता की लड़ाई में कविता दिशा है तो पहचान भी है। कविता अगर कुंडल है तो कविता कवच भी है। कविता अगर ढाल है तो कविता तलवार भी है। लेकिन इस कविता के साथ क्या हुआ कि जो हमारे तानाशाह हैं, उन्होंने इस कविता को कहा यह बहुत ही खतरनाक हथियार है, इससे बच के रहो। लेकिन मेरी दृष्टि में कविता जो है वो नाउम्मीद लोगों के आत्मा के दरवाजे पर रोशनी की दस्तक देने वाला दिया है। तो मैं अपनी बात यहां से प्रारंभ करता हूं। एक मुक्तक देखिएगा। क्या 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 नहीं ये हमको बताती है जिंदगी, क्या क्या नहीं ये हमको बताती है जिंदगी, सुख दुख के हिंडोले में झुलाती है जिंदगी, क्या क्या नहीं ये हमको बताती है जिंदगी, सुख दुख के हिंडोले में झुलाती है जिंदगी। शोहरत में समझ बैठा, शोहरत में समझ बैठा, तू खुद को क्यों खुदा, शोहरत में समझ बैठा, तू खुद को क्यों खुदा, इंसान को उठाती है गिराती है जिंदगी, इंसान को उठाती है गिराती है जिंदगी। और एक छोटी सी गजल के माध्यम से मैं अपनी बात जो है वो कहना चाहता हूं। भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, दिलकशी देख ली, दिल लगी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, दिलकशी देख ली, दिलकशी देख ली, दिल लगी देख ली, और क्या चाहिए देखने के लिए, और क्या चाहिए देखने के लिए, दोस्ती देख ली, दुश्मनी देख ली, दोस्ती देख ली, दुश्मनी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, दिलकशी देख ली, दिल लगी देख ली, और क्या चाहिए देखने के लिए, और क्या चाहिए देखने के लिए, दोस्ती देख ली, दुश्मनी देख ली, दोस्ती देख ली, दुश्मनी देख ली, खुद को सौंपा न चाहा भ्रमर की तरह, खुद को सौंपा न चाहा भ्रमर की तरह, एक कली छोड़ दी दूसरी देख ली, एक कली छोड़ दी दूसरी देख ली, खुद को सौंपा न चाहा
तरह, खुद को सौंपा न चाहा भ्रमर की तरह, एक कली छोड़ दी दूसरी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, उसने समझा नहीं प्रीत की रीत को, उसने समझा नहीं प्रीत की रीत को, प्रेम के पंथ पर बुजदिली देख ली, प्रेम के पंथ पर बुजदिली देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, दिलकशी देख ली, दिल लगी देख ली, सामने मुंह छिपा कर चले जा रहे, सामने मुंह छिपा कर चले जा रहे, मान सम्मान की मुफलिसी देख ली, मान सम्मान की मुफलिसी देख ली, खुद सामने मुंह छिपा कर चले जा रहे, सामने मुंह छिपा कर चले जा रहे, मान सम्मान की मुफलिसी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, कसमें वादे वफा सब हवा हो गए, कसमें वादे वफा सब हवा हो गए, आसुरी वृत्ति की नवसदी देख ली, आसुरी वृत्ति की नवसदी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली, दिलकशी देख ली, दिल लगी देख ली, फक्र राकेश को आज इस बात का, फक्र राकेश को आज इस बात का, उसने जीवन में नेकी बदी देख ली, उसने जीवन में नेकी बदी देख ली, भाग्य से जो मिली जिंदगी देख ली। मोनिका, मिस मोनिका, तो मैं चाहूंगी भी मोनिका मंच पे आए और एक दो शब्द अपना परिचय ही थोड़ा दे दे, पता चले हमें भी अच्छा लगेगा। तो मोनिका जी आपका स्वागत है, प्लीज। आप सभी ने हमें बुलाया यहाँ पे एंड ये कहना चाहूँगी कि विदेश में रह के हमारी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृति और साहित्य से जुड़े रहना और इन्हीं चीज़ों को प्रोत्साहित करना और इसी बात को हम एक तरीके से सपोर्ट भी करते हैं, मिनिस्ट्री इस चीज़ को सपोर्ट भी करती है एंड थैंक यू सो मच। आभार है आपका, हमें इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है यहाँ पे एंड एक ज़रिया रहता है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े रहें, तो ये कार्यक्रम हमें यही मौका देता है कि हम परिचय करें एक दूसरे का। सो धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में आज भारत से आई हुई लेखिका डॉक्टर सुनीता सक्सेना भी उपस्थित हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, डॉक्टर सक्सेना का। और डॉक्टर सक्सेना शिक्षा की तो इतनी लंबी सूची है कि मैं शायद पढ़ भी ना पाऊँ। इन्होंने डीलिट किया है, PhD, MA, VLIVSC, MA और ये भी एटा से ही पधार रही हैं यहाँ पे। इनकी कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, कहानी और परिवार, महिला उपन्यासकारों की सामाजिक चेतना, रंगोली के रंग, मेहंदी के संग, 90 दशक के हिंदी उपन्यासों के कथ्य और शिल्प, राजकुमार साचार, होरी, व्यक्तिगत एवं कृतित्व, शचीन्द्र भटनागर के काव्य की अंतर यात्रा, दर्द के रिश्ते, लघु कथा संग्रह, रीति नीति की छाव में काव्य संग्रह। इन्होंने राकेश साहित्य का सच, दोहरार स्तूलिका, कार्यालयी हिंदी, कंप्यूटर, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अनेक शोध आलेख प्रकाशित किए हैं और इन्होंने भी बहुत सारे संपादन का कार्य भी किया है।
मंच संचालन, नुक्कड़ नाटिका, चित्रकला में इनकी खास रुचि है और ये भी देश विदेश की यात्रा कर चुकी हैं और साहित्यिक यात्रा की हैं, जनकपुर नेपाल और शिलोंग और थिम्फू। हिंदी की समाज सेवी सम्मान इनको मिल चुका है। आगरा के प्रोफेशनल एडवाइजरी बोर्ड के वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी इनको मिला है। होरी सम्मान, निशंक साहित्य सम्मान, विभिन्न साहित्यिक सामाजिक संस्थाओं एवं आभासी पटलों द्वारा भी ये सम्मानित हो चुकी हैं। तो आइए बड़े उत्साह से हम सब डॉक्टर सुनीता सक्सेना का स्वागत करते हैं तालियों से। आयोजित खुला मंच समारोह में सभी उपस्थित साहित्यकारों को मेरा नमन। मैं भारत से पधारी हूँ और शैलजा जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप जैसे साहित्यकारों को सुनने और सुनाने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है दृष्टि। सृष्टा की सुंदरतम कृति हूं मैं, सृष्टा की सुंदरतम कृति हूं मैं, नेत्र खोल कर देखो नारी हूं मैं, नारी हूं। नेत्र खोल कर देखो नारी हूं मैं, नारी हूं। दृष्टि और दृष्टिकोण बन, दृष्टि और दृष्टिकोण बन, समकोण विषम कोण सी बन, रेखा गढ़ सी छली गई हूं, अब छलनाओं से सजग हुई मैं, नेत्र खोल कर देखो नारी हूं मैं, नारी हूं। वेद की वाणी कहती है, वेद की वाणी कहती है, परिवार व्रत का व्यास हूं मैं, गृहलक्ष्मी स्वामिनी ध्रुव वृंद हूं, पुरुष और पौरुष की जननी हूं मैं, ममता आनंद का आगार हूं, ज्ञान उत्पादनी शक्ति का सागर में, नेत्र खोलकर देखो नारी हूं मैं, नारी हूं। ले लो दृष्टि गौरव में इतिहास की, ले लो दृष्टि गौरव में इतिहास की, अपने क्रांत चरित्र साहस सहयोग की। आदिकाल में श्रद्धावन झुकती हूं मैं, आदिकाल में श्रद्धावन झुकती हूं मैं, इड़ावन विद्रोह विगुल बजाती हूं, इड़ावन विद्रोह विगुल बजाती हूं, श्रम समृद्धि का प्रतीक बन में, मंथन में लक्ष्मी रत्न सी निकलती हूं। हर कालखंड में बुद्धि विवेक वन में, सरस्वती सम पथ प्रशस्त करती हूं, नेत्र खोल कर देखो नारी हूं मैं, नारी हूं। दृष्टि सामाजिक करके देखो, दृष्टि सामाजिक करके देखो, सबका कारण बनती हूं मैं, दृष्टि सामाजिक करके देखो, सबका कारण बनती हूं मैं। भारतीय संस्कृति संरक्षित करती हूं, संबंध विस्तार सृजित करती हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी छुपे रस्तम सी दिखती हूं मैं। हर नारी पीढ़ी दर पीढ़ी छुपे रुस्तम सी दिखती हूं मैं, नेत्र खोल कर देखो नारी हूं मैं, नारी हूं। अब दृष्टि मुझे उन्हें देनी है, भारतीय परिवेश में सोचिए, अब दृष्टि मुझे उन्हें देनी है जो गांधारी बन बैठी हैं, जो गांधारी बन बैठी हैं। माँ बेटी बहू प्रेमिका तो बनना है, माँ बेटी बहू पत्नी प्रेमिका तो बनना है, यथा स्थिति बात आत्मलीन नहीं बनना है। स्वयं बहुत कुछ हो, स्वयं बहुत कुछ हो, ये भी खूब समझना है। चंदन वन में मौल श्री तुम्हें बनना है, चंदन वन में मौल श्री तुम्हें बनना है। अपनी सुगंध वन उसके बीच महकना है। दृष्ट नहीं आग्नेय दृष्टि से, अंत में दृष्ट नहीं आग्नेय दृष्टि से, बलात्कारी हिंसक उत्पीड़क को माँ जगदम्बा साबन, नराधम के सीने पर पांव धरना होगा, पद मर्दित कर अहम कुचलना होगा। कोमल है हम कमजोर नहीं हैं, कोमल है कमजोर नहीं है,
सिद्ध तुम्हें अब करना होगा। सृष्टा की सुंदरतम कृति हूं मैं, नेत्र खोल कर देखो नारी हूं मैं, नारी। बिहार से ही आए हैं और ये गीत, गजल, नुक्कड़ नाटक, संगीत संयोजन, मतलब लोकगीत, सुगम संगीत, हर चीज में अपनी पकड़ रखते हैं। काव्य पाठ भारतीय भाषा संगम के आमंत्रण पर सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भी ये जाके हिस्सा ले चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंधों पर इनका शायरी परक अध्ययन रहा है। इन्होंने प्रेमचंद विमर्श परंपरा और विद्रोह महाकाव्य, यादव चंद्र पर द्वितीय संस्करण, निबंध निधि, इन सबों का संपादन किया है। विभिन्न पत्रिकाओं में भी इनकी लेख छप चुके हैं, कविताएं भी छप चुकी हैं। अभिव्यक्ति संपादकीय परामर्श रहे हैं ये कोटा राजस्थान में। और इनका शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला कविता संग्रह कल मुझको ही आना है, गीत और गजल का संग्रह। नाम भी इतना सुंदर है, हम सबों को प्रतीक्षा रहेगी। और दूसरा है चिंतन और चुनौती, ये आलोचना का लेख है। और प्रेमचंद रंगकर्मी की नजर में, रंगकर्मी की नजर में प्रेमचंद के बारे में भी इन्होंने कुछ लिखा है। और ये सामाजिक संस्कृति गतिविधियों से निरंतर जुड़े रहे हैं। 90 के दशक में चंपारण जिले के साक्षरता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता रहे हैं। शंकर सरिया पंचायत को पुनः साक्षर बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो लोग बिहार से हैं वो लोग खासतौर पे इस जगह को समझ पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है चंपारण, जहां से हमारे गांधी जी भी जुड़े हुए थे। नुक्कड़ नाटक के अमृत प्रयत्न से द्वारा लोगों को हमेशा जागरूक करने के लिए ये हमेशा समर्पित रहे हैं। पत्र पत्रिकाओं में समीक्षात्मक लेख, इवन यहाँ तक कि ये रेडियो दूरदर्शन से भी जुड़े रहे हैं। तो अब मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। आपको इतना बताया और आगे वो खुद बताएंगे अपने लेख और कविताओं के माध्यम से। तो हम स्वागत करते हैं श्री डॉक्टर रविंद्र कुमार। मेरा पोता है, वही मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। खुश रहो। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता कर रही संस्था की सम्मानित अध्यक्षा श्रीमती शैलजा जी और अपने संचालन से 4 चांद लगा रही है बहन, क्या शुभ नाम हुआ, लता पांडे जी। और हम लोग के बीच में हम तमाम लोगों को ऐसे जो दूसरे पक्ष के लोग होते हैं, दूसरी धारा के लोग होते हैं, उनको इतना इसमें कहीं से वे नहीं डूबते हैं। जो अभी आपने परिचय दिया, आपका क्या शुभ नाम हुआ, मोनिका जी। और इसके साथ आप तमाम जो हमारे सामने उपस्थित हैं भाइयों और बहनों, लखनऊ से अभी अभी इतना बढ़िया समा बांध दिया उन्होंने शुरू में ही अस्थाना सक्सेना साहब ने कि मैं भाव विभोर हो गया था। और उस कड़ी को और भी परवान चढ़ाया श्रीमती सक्सेना ने। मैं यहाँ आकर अपने को धन्य समझता हूँ कि सुदूर अपने देश से और यहाँ कनाडा में आप लोगों ने हिंदी लेखक गिल्ड बनाया। इसके लिए मैं जितनी भी बधाई दूं, जितना धन्यवाद दूं, वह सब कम है। मैं तो इसके लिए नहीं आया था कनाडा। मैं तो एक कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो मैं यहाँ आया था किसी दूसरे मूड में, लेकिन अनिल सिन्हा साहब हैं और उनकी श्रीमती जी हैं, वो भी आप लोगों से जुड़ी हुई है, वंदिता जी। तो मैं एक दिन ढूंढ रहा था, जहाँ जाता हूँ मेरी आदत है कि कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, जरा सा मैं देखूं जो हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। तो अचानक याद आया कि वे भी तो शायद वहीं हैं। तो मैंने इनको फोन लगाया और फोन लग गया। तो इन्होंने कहा कि आप गूगल पर जो ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ शैलजा जी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई विशेष रूप से कि आप अध्यक्षा के तौर पर इसको बहुत आगे ले जा रही हैं।
यह काम मैं विदेशों में भी जहाँ जाता हूँ, आज भी या पहले भी गया, तो वहाँ भी करता रहता हूँ। और एक बिरादरी है हमारी, भाषा का कितना बड़ा रोल होता है, कितनी बड़ी भूमिका होती है, इसके बारे में 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। कभी मौका मिला अगर तब मैं बात करूंगा। अभी समय सीमित है जैसा कि मुझे बताया गया। तो मैं साहित्य की जो बात हम तमाम लोग करते हैं, दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य, उसकी जितनी हम श्रद्धा की दृष्टि से उसको देखें, हमको जरूर देखना चाहिए। सबकी अपनी अपनी देन है, और किसी एक भाषा का कवि या साहित्यकार अंततः एक भाषा का साहित्यकार नहीं रहता है, वह शाश्वत होता है। जिस तरह तुलसीदास स्वांतः सुखाय लिखने वाले, और क्या कहते हैं कि भाषा भरित मोर मति भोरी, हंसिवे जोग हंसे नहीं खोरी, कि मेरी भाषा तो ऐसी है नहीं, अगर कोई पढ़कर हंसता है तो उसको पूरा अधिकार। कौन कह रहा है? विश्व का महानतम कवि, अब तक उससे बड़ा कवि कोई दुनिया में नहीं हुआ। बहुत पहले हम लोग क्या चर्चा होती थी कि शेक्सपियर बहुत बड़े कवि हैं, यह भी एक अंग्रेज ने ही सिद्ध किया था। जिस तरह से गार्सा दत्तासी ने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा, वो हिंदी का नहीं था, फ्रांस का था, गार्सा दत्तासी। उस तरह से बात करने लगूं, यह समय नहीं है उसका। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर आप गर्व कर सकते हैं, एक बात नहीं, गिनाने में पीछे हम लोग छूट जाएंगे, लेकिन इसकी महिमा नहीं खत्म होने वाली है। शब्द शक्ति की चर्चा की बहुत, जब शुरू में ही शैलजा जी ने, लता जी ने, जब यह बात हो गई, एक प्रोफेसर तो हरदम मास्टर ही न रहता है। तो हम लोग तो सारी जिंदगी 42 साल तक मैंने प्राध्यापन किया, तो या तो ऑनर्स में मैं पढ़ाता रहा और एमए में, और विशेष रूप से, और पीएचडी के लड़के जो आते गए तो उनके लिए और भी विराट हो गया पटल। तो शब्द शक्ति क्या है? वास्तव में ठीक कहा आपने, शब्दों में निहित जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, वो 3 ही तरह से आप उसको परिभाषित करते। सक्सेना साहब जानते हैं, अविधा लक्षणा व्यंजना। अब ये समझाने का नहीं है आप सब विद्वान हैं। तो वो सब है नहीं, तो बिल्कुल मोटा मोटी आदमी स्वभाव से भी व्यंग्यकार होता है। ठीक है, वो हरिशंकर पारसाई ना होंगे, जोशी जी ना हो, लेकिन स्वभाव से मनुष्य जो होता है वह व्यंग में रहता है। अब व्यंग की कहाँ से उत्पत्ति होती है? वेदना से। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो वेदना से ही व्यंग की उत्पत्ति होती है। तो हम जब किसी को कहते हैं रिक्शा इधर आओ, चाहे गाड़ी लेकर आओ, तो रिक्शा वाला, रिक्शा तो यहाँ नहीं चलता है इसलिए बहुत लोग शायद न परिचित हो, लेकिन तो तुम आदमी होगी पायजामा, ये सब बोलते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वैसा उदाहरण जो आपके बिछावन से ही जुड़ा रहता है अगल बगल। इसका अर्थ क्या है? वही अभिथा तो है, मैंने आपको कहा कि जरा इधर आइए, तो इसका दूसरा अर्थ तीसरा अर्थ नहीं हो सकता। सीधे यही अर्थ है कि आपको यहाँ मैं बुला रहा हूं। लेकिन जब मैंने कह दिया कि है रिक्शा इधर जरा सा आना, तो रिक्शा अपने आप में है क्या? वो रिक्शा अपने से चल के आ जाता है आपके यहाँ। मेरा कहना रहता है कि यह रिक्शा वाले, तुम रिक्शा पर चढ़कर उसको चलाते हुए यहाँ पर आओ। तो क्या आप इतना किसी रिक्शे वाले को कहते हैं? लेकिन सारे लोग समझते हैं कि नहीं, यही लक्षणा और व्यंजना है। मैं सोचता हूँ कि सारे लोग चूंकि हिंदी साहित्य के नहीं हो, तो मोटा मोटी
सामान्य रूप से आप भी इसमें दिलचस्पी लें, क्योंकि बोलने वाला केवल बोलता जाए तो सुनने वाला थोड़ी देर के बाद और उसके वहां से कैसे निकल जाए क्योंकि तो चाट रहा है। यह परिवेश न बने, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ कि आप भी उसमें डूबिए, क्योंकि क्या कहा जिगर मुरादाबादी, इश्क नहीं है आशा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो हम केवल उर्दू गजल पर ही ना जाए, पहले हमारे बिहारी लाल कम है, सत सैया के दो हरे अरुणाल वाक्य तीर, देखन में छोटा लगे भाव करे गंभीर। तो वे क्या लिखते हैं, संतरी नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अनबूरे बूरे तिरे जे बूरत सब अंग। अर्थ समझा देता हूँ कि आप तो विद्वान हैं आप, लेकिन बाकी भाइयों के लिए तो वहाँ क्या है, कुछ भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा अर्थ है। और हम लोग जब जाते हैं प्रोफेसर लोगों का क्लास लेने, क्योंकि हमारे यहाँ हर यूनिवर्सिटी में है, प्रमोशन के लिए 21 दिनों का उनको करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रेशर कोर्स, हिंदी में उसको पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कहते हैं। आप सब समझती होंगी मोनिका जी। तो उसमें क्या है, तंत्री नाद और कवित्व रस। तंत्री नाद तो संगीत, संगीत की उत्पत्ति कहाँ से होती है, यहाँ से नहीं है। नाद ब्रह्म की उपासना लोग करते हैं, तो उसको कहा गया कि नादम ब्रह्मम, तो वहां यहां से उत्पत्ति होती है। जैसे हम बोलते हैं, इससे भी नीचे मैं जाता हूं, बंद सप्तक, यहाँ से यह सब तो कुछ नहीं है, तार सप्तक में जाइए, मध्यम सप्तक में आइए, लेकिन कहाँ से बुनियाद है उसकी, वही खाद सप्तक से। तो विषांतर नहीं न हो रहा है, आप बोर नहीं हो रहा है तो कह दीजिएगा। आप सरस बनाए तो मैं लेकिन तुरंत समाप्त करता हूं इन सब चीजों को। तो यह है तो शब्दों का अर्थ हमेशा कंटेक्स्ट से, संदर्भों से ही निर्धारित होता है, नहीं तो शब्द अपने आप में क्या है। इसलिए शब्द को भी ब्रह्म माना गया, शब्दम ब्रह्म। और नाद ब्रह्म की उपासना संगीत है। तो खैर कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, कभी लगता है कि कहीं फिर से क्लास में तो नहीं खड़े हो गए। तो अब इनको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, विराम चिन्ह देकर आगे की ओर बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन उसका अर्थ मैं नहीं समझा सका। तंत्री संगीत, कविता, सरस राग रतिरंग, और ये सब क्या है कि संगीत में जब तक आप डूबेंगे नहीं तो आप डूब जाएंगे, यानी आप खत्म हो गए जी। उसी तरह से कवित्व रस, कविता में भी आप जब तक डूबेंगे नहीं, अपने आप को वहां नहीं पहुंचा पाएंगे। इसीलिए क्या हमारे यहाँ उसको भी ब्रह्मानंद की उपाधि दी गई है। कविता को ब्रह्मानंद कहा गया, वह ब्रह्म नहीं है लेकिन ब्रह्मानंद सहोदर है, उसी के इर्द गिर्द है, बिल्कुल उसी के समान है। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ यह भी माना गया। और ललित कला के जो हम आप लोग भेद पढ़ते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है, काव्य कला है। हालांकि विद्वानों में, आचार्यों में कुछ भेद भी है, मत वैभिन्न है कि संगीत कला को हम श्रेष्ठ माने या काव्य को। तो वह आज का विषय नहीं है, निसंदेह। काव्य में पहले संगीत ही नहीं है तो जी। और संगीत अपने आप में है क्या, हम लोग जो सोचते हैं जो हम गा रहे हैं, शब्द गा रहे हैं, वो संगीत नहीं है। हमारे गुरु लोगों ने जिन्होंने पढ़ाया मुझको,
कहा था कि यह जो शास्त्रीय संगीत है वह कोई शब्द नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। वह तो सुर या जो बोलता रहता है अपने आप में आलाप तान, यह सब शास्त्रीय संगीत हो चुका। हम लोगों की सुविधा के लिए शब्दों को बैठा दिया करते हैं सरगम के ऊपर, तो वह शास्त्रीय संगीत नहीं हुआ। अब उसका स्थान सुगम संगीत ने ले लिया। लेकिन विशुद्ध रूप से जो शास्त्रीय संगीत है उसको शब्द की अपेक्षा नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के कल्याण के लिए जब हम वैसा करते हैं तब वह यह रूप ग्रहण करता है। इसलिए संगीत भी साधारण चीज नहीं है, उसको भी ब्रह्म का रूप दिया गया है। बहरहाल मैं समझता हूँ ज्यादा बहस की ओर बातें जा रही हैं, यह उचित नहीं है। इसलिए अब मैं सोचता हूँ केवल यहीं तक सीमित कर दूं या जो आदेश हो। तो जो मैंने व्यंग्य की बात की, तो व्यंग्य में हर तरह के जो सरकार में लोग हैं या जो हमारा तंत्र है या लोग हैं, तो एक देखिए था अखिल भारतीय मुशायरे में, तो मैं उसको फिर आपके समक्ष आपकी इजाजत से पढ़ रहा हूं। हो सके तो औरों को दिल से लगा कर देखिए, हो सके तो औरों को दिल से लगा कर देखिए, गैर तो हम भी नहीं कभी आजमा कर देखिए, गैर तो हम भी नहीं। सारी दुनिया के पैमाने पर मैं कह रहा हूँ, किसी एक देश के लिए नहीं, कि सोशल जस्टिस और दूसरे प्रभुत्वशाली देश हैं क्या कर रहे हैं। संस्करण बदला हुआ, संस्करण बदला हुआ, पुस्तक पुरानी है वही। संस्करण बदला हुआ, पुस्तक पुरानी है वही। इस सामाजिक न्याय को चिलमन हटाकर देखिए, इस सामाजिक न्याय को चिलमन हटाकर देखिए, हो सके तो औरों को। और मूल्य तो अब है नहीं, नैतिकता की कीमत लगती है हर जगह, तो उस पर है मूल्य सारे ध्वस्त हैं, मूल्य सारे ध्वस्त हैं, सिद्धांत सूली पर चढ़े। मूल्य सारे ध्वस्त हैं, सिद्धांत सूली पर चढ़े। अल्लाह सहमी जा रही इनसे लजा कर देखिए। लाज का मैंने मानवीकरण किया, जैसे कामायनी में प्रसाद जी का लाज सहमी जा रही इनसे लजा कर देखिए, हो सके तो औरों को। जितने विकासशील देश भी हैं उसमें शामिल, विकसित देश तो सबसे ज्यादा है, घोषणाएं हो रही हैं,
अब पर्यावरण भी मिटता जा रहा है, तो उस पर एक नजर। घोषणाएं उग रही अब फाइलों के खेत में, घोषणाएं उग रही अब फाइलों के खेत में, देश को भी चढ़ रहे चरगा बनाकर, देखिए देश को ही चल रहे। आगे देखिए, थे विपक्षी राजनीति सब जगह थे विपक्षी बेंच में आक्रोश के तेवर लिए, केवल अपोजिशन में रहते हैं तभी थे विपक्षी बेंच में आक्रोश के तेवर लिए, अब बैठे हैं क्या रौब में, अब सत्ता मिली, अब बैठे हैं क्या रौब में महफिल सजा कर, देखिए बैठे हैं क्या रौब में महफिल सजा कर, देखिए हो सके तो औरों को गांधी जी के चेलों को। अच्छा, एक इन लोगों की है वो पंक्ति जो है मैं पढ़ता हूँ तो स्वयं नेता जो बड़े बड़े मंत्री हैं उनको हंसने लगते हैं। मैं कहता हूँ कि लोहिया जी हमारे यहाँ इतने बड़े नेता हो गए भारत में, जयप्रकाश जी का क्या कहना है, संपूर्ण क्रांति के जनक, और आज उनके चेले भी विभिन्न प्रांतों में रह गए हैं या और जगह, तो क्या नजारा है। यह है बहुत लंबी रचना, लेकिन अब मैं इसको शेष कर रहा हूँ बाकी भाइयों के लिए, बाकी विद्वान इसमें अब और छोड़ रहा हूँ। तो उसमें वह मैं सुना देता हूँ इसलिए कि वो जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में कि लोग कहते हैं गांधी जी के जो चेले थे उन्होंने देश में यही बात खाली कहते हैं। तो मैंने बहुत देसी ठेठ शब्दावली में कही है कि कोई भी आदमी समझ जाए, नहीं तो ऐसा नहीं। बेजोड़ कविता थी, बहुत ऊंच कोटि की, हमको खाली समझ में नहीं। हम लोग तो प्रोफेसर रहे हैं, लड़कों से कमेंट है, बहुत बड़े विद्वान है, इतना मैंने बढ़िया लेक्चर दिया है कि क्या बताए थे, क्या समझे हो कुछ कहो, वो बात मत पूछिए, समझे हम कुछ नहीं, लेकिन बेजोड़ भाषण, ये हमारी भी स्थिति हो गई। सब का अच्छा ही बोलता है, चाहे ट्रम्प हो चाहे कोई हो, सब बात कर लेंगे, कहेंगे वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, सब उसके खिलाफ में बातें कर। तो इसको देखिए, गांधी जी के चेलों को, गांधी जी के चेलों को ठगने का ठेका क्यों रहे, गांधी जी के चेलों को ठगने का ठेका क्यों रहे, जेपी लोहिया के सपूतों से ठगा कर, देखिए जेपी लोहिया के सपूतों से ठगा कर, देखिए हो सके तो औरों को दिल से लगा कर, देखिए अगर तो हम भी नहीं कभी आजमा कर देखिए।
वर्मा जी को, ये भी मुजफ्फरपुर से आई है। वहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की HOD हुआ करती थी लंगट सिंह कॉलेज में। मुजफ्फरपुर बिहार का बहुत ही मशहूर कॉलेज है। ये समाज सेविका है, कई संदर्भों में समाज सेवा की तरह से जुड़ी हुई है और काफी पत्र पत्रिकाओं में इनके लेखन और कविताओं की चर्चा हुई है और लिखती भी है, संकलन भी है इनका। तो आइए स्वागत करते हैं श्रीमती वर्मा जी। मेरा बहुत बहुत आभार और नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। इतनी अच्छी शुरुआत आप लोगों ने कनाडा में की है और उसको इतनी सफलतापूर्वक आप सब मिलके चला रही हैं। सारे भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है। विदेश में हिंदी को, भारत को आप लोगों ने दिलाकर रखा है, इसके लिए तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। और भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ, तो विशेष आभार आप सबका और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और इसको बिल्कुल जलाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, तो मैं आकर बिल्कुल जितनी खुश हूँ उतनी हतप्रभ भी। कहीं दाल भात में मुसलचंद वाली स्थिति तो मेरी नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी साहित्य का नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट जरूर रहा है बचपन से ही। और कविता को और भाषा को मैंने हमेशा सामाजिक परिवर्तन का अल्टरनेटिव माना है। और मैंने जीवन में जो कुछ भी किया है, तो मेरी कोशिश रही है कि हिंदी भाषा के माध्यम से और बाकी जो कुछ भी करूं उसके माध्यम से समाज में अगर कुछ परिवर्तन ला सकूं, तो उस दिशा में मैं प्रयास करूं। जो वो प्रयास मेरा चाहे समुद्र में बूंद के समान ही क्यों नहीं साबित हो। तो इस दृष्टिकोण से मैंने बचपन से आज तक जो कुछ भी किया है, और निश्चित रूप से परिवार का सहयोग, शादी के पहले माता पिता का, शादी के बाद पति और ससुराल वालों का बहुत मिला है। उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता था। और उससे मुझे यही अनुभव हुआ कि आजकल जो विमेन लीड की बात हम लोग सुनते हैं या करते हैं कहीं भी, तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मुझे पर्सनली ऐसा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ा। लेकिन हमारे समाज में सारी महिलाओं की वो स्थिति नहीं है कि उनके जीवन में जो भी पुरुष हैं वो उनके कंपेनियन नहीं होके कंपटीटर हो रहे हैं या उन्होंने बना रखा है। दोनों ही बातें हैं। तो ये अप्रोच मुझे पर्सनली व्यथित करता रहा है। तो मैंने जो भी कोशिश की, चाहे टीचिंग प्रोफेशन में या सोशल वर्क के सिलसिले में, तो उसमें मैंने इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा कि कुछ मुझसे ऐसा काम न हो जाए कि मेरे कारण या मेरे एग्जाम्पल से 10 महिलाओं का घर से निकलना बंद हो जाए। तो यह काम मैंने व्यक्तिगत जीवन में तो किया ही, जितनी मेरी कैपेसिटी थी। पारिवारिक जीवन में भी कोशिश की और जो प्रोफेशनल लाइफ मेरा रहा है और उसके अलावा जो सोशल बैकग्राउंड रहा है सोशल वर्क का, उसमें भी किया। तो इसका बहुत छोटा एग्जाम्पल बहुत कम समय में मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। शंकर सरैया में, चंपारण जिले के में एक छोटी सी पंचायत है। पंचायत में कई गांव मिल के पंचायत बनते हैं, ये सब आप जानते ही हैं। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लिटरेसी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और चंपारण बिहार का एक छोटा सा जिला है, पूर्वी चंपारण, और उसका हेडक्वार्टर है मोतिहारी, जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। आपकी वो जो है वंदना जी और अनिल जी, वो भी वहीं के हैं। तो ये हम लोगों का कॉमन बैकग्राउंड रहा है। और जॉर्ज ऑरवेल नाम आप लोगों ने सुना होगा, और महात्मा गांधी, उनको महात्मा की उपाधि भी मोतिहारी में ही मिली। ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, जहाँ से हम अभी यहाँ आ रहे हैं। तो चंपारण में जब नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत हुई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भेजा गया इस काम को संभालने के लिए और कैसे कैसे हो। तो उसमें बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो उन लोगों की एक टीम आई जिन लोगों ने खोजा कि कुछ ऐसे इनलाइटेड लोग हों, और उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों, जो इस काम को संभाल सके। और इसमें पहले ही क्लियर कर दिया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से 0 फंड है। तो जब तक ये बात क्लियर नहीं हुई थी, तब तक मंच पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम दिया कि हम भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। और जब दूसरे दिन एक मीटिंग बुलाई गई कि जिन लोगों ने अपना नाम दिया वो सब आए यहाँ कलेक्ट्रेट में मिले, और हम लोग इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए। तो उसमें से जो लोग पहुंचे थे वो दोबारा फिर उनका दर्शन कभी नहीं हुआ। तो बच गए हम लोग जैसे 4-5 सिंसियर और उन लोगों की नजर में बेवकूफ लोग जो वहां अंत तक टिके रहे। क्योंकि तब हम लोग अपने इंटरेस्ट से गए थे,
और हम लोगों को जो वर्क दिया गया, हम लोगों ने 3 साल तक लगातार मेहनत की, 4 कमेटी बनाई गई। तो महिला कमेटी मेरे जिम्मे, वो जो वातावरण निर्माण कमेटी वो मेरे हस्बैंड जो अभी यहाँ से गए हैं उनके जिम्मे, और 2 और प्रोफेसर थे, उनको भी अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। एक संसाधन कमेटी थी और एक और कोई कमेटी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो सबको दिया गया और सबने 3 साल तक लगातार उस गांव में एक एक घर में जाकर विजिट किया, लोगों को मोटिवेट किया। महिलाओं का निश्चित रूप से महिलाएं मेरा स्पेशल कंसर्न थी, तो उनके घर में जाकर उनको कैसे मोटिवेट करके साक्षरता केंद्रों तक लाना, इसकी लंबी कहानी है। उसमें भाषा को हमने माध्यम बनाया। शंकर सरैया पंचायत और चंपारण भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है बिहार का, भोजपुरी भाषा वहां चलती है। तो हम लोगों ने जाकर उनकी लोकल भाषा में उनसे बात की, हिंदी के अलावा, और इससे उन लोगों के साथ इंटीमेसी बहुत आसानी से हो गई। भाषा की ये शक्ति होती है। और फिर संगीत के माध्यम से हमारे हस्बैंड ने गांव की जो महिलाओं को सिखाया, सोहर, झूमर वगैरह, संगीत के माध्यम से उनको साक्षरता के नारों को और सिद्धांतों को उसमें पिरो कर उनके घर घर में पहुंचा दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल, गांव जो लोग बिहार से होंगे या लोग गीतों से आप लोगों का बहुत सबका पढ़ाई होगा जीवन में, तो बिहार के में शादी में गारी की एक प्रथा है कि जो बारात वाले आते हैं तो उनको गाली गाकर उनका स्वागत किया जाता है और बड़े प्यार से उनको बहुत खराब खराब गाली दी जाती है और लोग एंजॉय करते हैं इसको। तो स्वागत में गारी सुनाओ सुनाओ मोरी सखियां, ये उसकी लाइन है। उसको बनाया गया, गौआ के सक्षर बनाओ बनाओ मोरी सखियां, सासू के साथे पढ़े हम ससुर जी। मेरे ख्याल से आप लोग सब भोजपुरी हिंदी से मिलती जुलती भाषा है। सासू के साथे पढ़ी हम ससुर जी, भौजी ननद के पढ़ाओ पढ़ाओ मोरी सखियां, स्वागत में गारी सुनाओ। बहुत आसानी से गांव की महिलाओं ने, चूंकि धुन उनका परिचित था और थोड़ा सा लैंग्वेज उनको हम लोगों ने दे दिया हिंदी, तो स्टेज पर आकर वो महिलाएं जो बिल्कुल घूंघट से नहीं निकलती थी बाहर, कुर्ता से बाहर, जिनका मतलब आंख छोड़ के और कोई कुछ नहीं देखा, वो सब स्टेज पर आकर परफॉर्म करने लगी। और लगा कि इतनी बड़ी क्रांति हुई 3 साल में। 3 साल में जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में एक भी दिन गैप नहीं हुआ जब हम लोग उन लोगों के पास नहीं पहुंचे हो। उनके साथ पुआल पर बैठकर पूजा खाया, सोहर झूमर गाया। सिखाने वाला मेरे हस्बैंड का, हम लोग सब पीछे पीछे सपोर्ट में थे और इसका इतना अच्छा असर हुआ। उस समय गांव की महिलाओं को जब घर से निकालने का काम मुझे दिया गया, तो मुझे देखकर महिलाएं भी घूंघट तो था घर के भीतर, कहां तक घुस गई पता ही नहीं चला, कोई जेंट्स नहीं जा सकता था। मुझे बोला गया आप जाइए, तो मैं अंदर गई, जहां तक वो भीतर घुसी की वहां था, और तब मैंने परिचय दिया। तो सब कुछ देखकर महिला कुछ लोग इकट्ठी हुई वहां, रउआ केकरा साथे यहाँ आयल बानी, पहला क्वेश्चन किसके साथ आए, क्योंकि कई ऐसा सामाजिक काम करने वाली महिलाओं का कई जगह मैंने भी देखा है, और जिसके कारण हम जो करने के लिए घर से निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, वो नहीं हो पाता है। उसमें बहुत बड़ा, चाहे इसको तर्क में मैं नहीं जाती, कुछ ऐसा हमसे काम हो जाता है जो हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है, अच्छा नहीं समझा जाता है। तो उनका पहला क्वेश्चन था, रोगा केकरा साथे यहाँ आई बनी। तो मैंने जब कहा कि मेरे हस्बैंड है साथ में, और मैं नौकरी करती हूँ, और मेरे कॉलेज में काम करने वाले जो प्रोफेसर है मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, और हम लोग सब साथ कॉलेज में नौकरी करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी हैं। स्पेशली मैंने ज्यादा जोर देकर कहा, तो उन लोगों को हाँ तब ठीक हुआ। यहाँ से उनके विश्वास की शुरुआत हुई। मैं ये नहीं करी मैं बहुत बड़ी क्रांति करने नहीं गई थी, लेकिन उनका विश्वास जीतने के लिए उनको इस तरह से कन्विंस कराना जरूरी था। और ये छोटा एग्जाम्पल है, जैसे कि महिलाएं लिख पढ़ नहीं पाती थी, तो उनके लिए नारे गढ़े गए, अपने से पढ़ी दुल्हा के पतिया, केहू न जाने प्राइवेट बतिया। मतलब महिलाएं खुद तो चिट्ठी नहीं लिख पाती थी, जो अनपढ़ थी तो दूसरे से बोल के लिखवाती थी। तो कई बार ऐसी बातें जो वो बोलना चाहती थी, चाहे सास की शिकायत ही सही या कुछ और भी, पैसे की जरूरत हो कुछ भी, तो दूसरों को बोलना पड़ता था। उससे भेद खुलने का डर था कि कहीं जाकर कर दिया तो बवंडर हो जाएगा। तो इस ढंग से उनको समझाया गया कि अगर आप लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, बिल्कुल फंक्शनल लिटरेसी उनको देनी थी, तो आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी, उन्हीं की भाषा में समझाया गया। और इस बात का इतना असर हुआ कि बहुत सारी महिलाएं पढ़ गई, और 3 साल में वो पूरी की पूरी पंचायत बिना एक नया पैसा सरकारी मदद के साक्षर हो गई, सही पढ़ने में। और ये बात जब दिल्ली तक पहुंची, तो वहां से
वो MP कौन थे जो मर गए उस समय? शंकर दयाल सिंह। शंकर दयाल सिंह, सॉरी नाम मैं भूल रही थी। तो वो आए देखने के लिए कि वास्तव में ग्राउंड वर्क हुआ है कि नहीं। तो उन्होंने काम देखा तो आश्चर्य में पड़ गए कि वास्तव में यहाँ काम हुआ है और कोई सरकारी मदद नहीं। तो उनको आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने अपने भाषा में कहा कि मैं चंपारण आया, मैंने सुना था कि यहाँ गान बापू और बा आए थे, मैं आज उनको देख रहा हूँ। इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ी पद्मश्री कुछ हो ही नहीं सकती थी हम लोगों के लिए उस समय। और बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह हमने कोशिश की है कि जहां भी जाएं कुछ सामाजिक परिवर्तन ला सके, अपने आचरण से कुछ उन लोगों के लिए रोल मॉडल बन के जिनको मौका नहीं मिला घरों से बाहर आने का या समाज में कुछ करने का, लेकिन उनको उनके पास प्रतिभा है, उनको इंकरेजमेंट की जरूरत है, दिशा दिखाने की जरूरत है। और यह काम हम लोगों ने टीचिंग लाइन में रख के स्टूडेंट्स के लिए भी किया है और महिलाओं के लिए तो करते ही हूँ। और आप सभी यहाँ जो कर रही हैं तो इससे मुझे लगा कि जैसे ये मैं ही कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। और फिर कभी जीवन में मौका लगा तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का भी सुनने का, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिटेड है। तो मैं तो चाहती थी कि आप सबसे सुनूं और आपको जानूं, लेकिन मुझे यहाँ बुला दिया गया तो वो भी मेरी बात करना जरूरी था। तो आप सबको से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुगंध लिए, ज्ञान लिए, ज्ञान के दीपक लिए, कर्म की ज्योति जलाए, आप लोग सब आए। आप लोगों का हार्दिक हार्दिक आभार। और आप लोगों को सुनना हम सब लोगों के लिए एक अप्रतिम उपहार है। ये कहना चाहिए कि कान मन आत्मा सब तृप्त हो रहे हैं। और छोटा सा एक हम लोग अभी करना, क्योंकि अभी कार्यक्रम चलेगा, मंजरी जी ने कहा हम वो हमको सुनना चाहते हैं। आप सबको भी सुनिए, आप सबको सुनिए। 4 बजे तक हमारे पास एक कमरा रहता है, तब तक ये कार्यक्रम चलता है। तो लेकिन आप लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगा। और जैसा रविंद्र कुमार जी ने कहा, संगीत और शब्द और सारी चीजें जो हैं आपको सुनने को यहाँ पे मिलेंगी। राकेश जी के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सुनीता जी ने, बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि हम मोनिका बहन जी को जो कॉन्सुलेट से आई हैं, और मैं इसीलिए उस समय पीछे खड़ी थी जब राकेश जी ने प्रारंभ किया, क्योंकि वो खो गई थी, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था टैक्सी। लेकिन वो एक ही सप्ताह हुआ है उन्हें इस देश में आए हुए, और 3-3.5 वर्षों से वो फॉरेन सर्विसेज में है, हेडक्वार्टर में काम कर रही थी। और अभी 1 हफ्ता पहले पहली अपनी फॉरेन पोस्टिंग में यहाँ आई हैं और प्रसन्न दिख रही है काफी। उनकी प्रसन्नता हमें प्रसन्न कर रही है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बोर्ड के, क्योंकि हिंदी राइटर्स गिल्ड, फिर से मैं आपको कहूँ कि हिंदी राइटर्स गिल्ड के जो ये अनेकों काम हैं, अनेकों प्रोजेक्ट हैं, आप वेबसाइट देखिएगा hindywritersguild.com देखिए, या आप यूट्यूब चैनल देखिए हमारा जो हिंदी राइटर्स गिल्ड पर है, हिंदी घर उस पर चल रहा है। उससे पहले भी जो सारे कार्यक्रम हुए, और हमारे विश्व की अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी अपनी रचनाएं प्रकाशित हैं, वो अन्य पत्र पत्रिकाओं में भी सहयोग देते हैं। कृष्णा जी यहाँ से निकलने वाली जो 25 से भी अधिक वर्षों की पत्रिका हिंदी चेतना, उसकी सह संपादक हैं। इसी तरीके से बहुत से सभी लोग अपने अपने और कुछ काम भी करते हैं, और गिल्ड के लिए भी। तो उस ऐसे बहुत ही समृद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी मैं बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर वंदिता सिन्हा, प्रीति अग्रवाल जी, कृष्णा जी, आप लोग आइए ताकि हम लोग यहाँ सम्मानित कर सकें। योगेश मंगाई जी, डॉक्टर नरेंद्र ग्रोवर, लता पांडे जी, और बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं है। हमारे पास करीबन हमारे 14 हाथ, 14 लोग, 14 हाथ का मतलब 28। पूनम चंद्रा मनु जो हमारी तकनीकी निर्देशिका हैं, और सब आइए कृपया। मैं राकेश जी और सुनीता जी को पहले आमंत्रित करूंगी, वे आए। पूनम जी, हम लोग 2 लोगों के बीच में एक ही शॉल दे रहे हैं, लेकिन छोटा सा उपहार। हम लोग बहुत फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करते, औपचारिकताएं हमारे यहाँ नहीं है, इसीलिए अध्यक्ष की कोई कुर्सी नहीं लगी है। लेकिन हमारा प्रेम है, आत्मीयता है, स्नेह है, आदर है, श्रद्धा है आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा। मोनिका जी आइए, आइए आप भी आइए, और पूनम आ गया कृपया। हाँ बिल्कुल। बहुत
बहुत धन्यवाद, और समय रहा तो फिर से हम दोबारा आप लोगों के सुनेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर रविंद्र कुमार जी को। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने देख ही लिया, एक प्राध्यापक भी और एक वाइस चांसलर भी किस तरह से समा बांधता है, ज्ञान भी देता है, और संगीत और शब्द दोनों के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ कहा। बहुत सुंदर उन्होंने अपनी गजल भी सुनाई। मंजरी जी आपका हार्दिक विश्वास नहीं इसीलिए हम चाहते हैं कि आत्मीयता और प्रेम का वही प्रेम है हमारा आपसे और आपका आपस में। फॉर्मेलिटी होती तो 2 शब्द देते हैं, प्रेम है तो एक ही देते हमें प्रोत्साहित नहीं करेंगी तो कैसे काम चलेगा ना, तो इसलिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत और आशा है कि हमारा ये जो संपर्क हुआ है वो बना रहेगा। राकेश जी कुछ समय पहले आए, फोन भी किया उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसी व्यस्तताएं और ऐसी चीजें रही कि बातचीत भी नहीं हुई, और आज पहली बार मैं उनसे यही मंच पे ही मिल रही, इसलिए थोड़ा संकोच भी लग रहा है। संकोच मतलब शर्म आ रही थी कि फोन पे भी बात नहीं हो पाई, लेकिन आज आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगा, और हम लोग सब संपर्क में रहेंगे। बातचीत ना भी हो पाए, टेक्स्ट तो चलेगा। समाज की बहुत ही चर्चित और जानी मानी नाम है श्रीमती इंदिरा वर्मा जी। बहुत ही सुंदर लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, और बहुत अच्छा गाती भी हैं। तो यूँ समझिए कि हिंदी की हर विधा में इनकी दक्षता है। और आज ये हम लोगों को हरियाली, जो आजकल जो मौसम चल रहा है, फूल पत्ते, जो सबका मन सुख और उत्साह से भरता है, उसके बारे में कुछ सुनाएंगी। इंदिरा जी आपका स्वागत है। उनकी सी एक रचना है जो कि मैंने चलते फिरते ही लिखी थी। तो आजकल जो मुझे अपने बगीचे में अपनी फूल पत्ते लगाने का बहुत अच्छा लगता है, और रोज सुबह जाके देख लेती हूँ कि आज कोई नई चीज उगी है या नहीं। अगर होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं होती है तो चलता है। तो उसी के ऊपर है, आशा है आप लोग पसंद करेंगे। तो शीर्षक तो मैंने लिखा था वह फूल। तो मैं रोज सवेरे अपने डेक पर जाकर देख लेती हूँ वो फूल जो मैं हर साल गर्मी आने से पहले लगा ली। कभी खिलते हैं, कभी खिलने से पहले पंखुड़ियां मुरझाने सी लगती हैं मेरे सूने मन की तरह। कभी मैं उनमें यादों के रंग देखकर बहला लेती हूँ अपने मन को। अरे देख तो, इसी पीले रंग की फ्रॉक तो बनाई थी ना माँ ने, जिसमें फूल काट दिए थे रंग बिरंगे धागों से मेरे जन्मदिन पर। और मैं बहन इखलाती फिरी थी, एक लहर सी सिहरन सी दौड़ कर आ जाती है। वो सिंदूरी कोगन मिला, इस बार बारिश में बहुत भीग गया। पत्ते जल गए जैसे मत सा दिया हो किसी ने। उन्हें पेड़ से अलग तो कर दिया, पर जैसे पुरानी चोट को दुख जाती है। अलगाव कहाँ हो पाता है जल्दी, बस प्रयत्न तो करना ही है जो करती रहती। समय के साथ शायद हो जाए जिसे अंग्रेजी में डिटैचमेंट भी कहा जाता है। ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है ना, ये मुझे सूट नहीं करती। समय के साथ शायद हो जाए जिसे अंग्रेजी में डिटैचमेंट भी कहा जाता है। क्या, क्यों और कैसे होता है पता नहीं, पर कहते हैं कि हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, स्वीट पीस लगाए हैं इस बार। बहुत लोग जानते नहीं हैं फूलों के विषय में। भारत में सरलता से लग जाते हैं, कहते हैं कि ये फूल अंग्रेजों की देन। तो क्या,
का अधिकार तो है नहीं, प्रकृति तो सबकी है, पर भारत की वो ऋतु ही कुछ और थी, सुगंधित प्यारी। इसीलिए अब मैं यहाँ भी लगाती हूँ। हर वर्ष इन्हीं दिनों बहुत मेहनत करती हूँ, यदा कदा दो चार फूल आ जाते हैं, भीनी भीनी उनकी सुगंध महका देती है मेरा मन, किसी सुंदर कहानी की भांति जो उस फूलों में छिपी रहती है। इस साल भी लगाए हैं और नित्य ही देख लेती हूँ, लगता तो है कि फूल आए हुए। स्वीट पीस में रंग बिरंगे फूल आते हैं, गुलाबी, लाल, सफेद और बैंगनी। गुलदस्ते में सजे बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी सुंदर देन है ये प्रकृति की हमें, तभी हर अवसर पर फूल देने व भेजने की प्रथा है इस समाज में शायद। हाँ, यदि इतना प्रयास करने के बाद भी ये फूल न लगे तो मैं समझ लूंगी कि मेरे हिस्से में इनका सुख नहीं था। रही सूनेपन की बात, तो किसी कवि ने लिखा है कि अकेले दुखी मन से टहलते हुए उसे एक सुंदर फूलों का बड़ा सा बगीचा दिखा। बस फिर क्या था, वो उन फूलों में ऐसा मग्न हुआ, अपने समस्त दुख भूल गया और पता नहीं कितनी कविताओं का जन्म हुआ होगा उसके मन में। आपने पढ़ा होगा उस पोएट को, वर्ड्सवर्थ को। ऐसा मगन हुआ वो अब के अपने समस्त दुख भूल गया और पता नहीं कितनी कविताओं का जन्म हुआ होगा उसके मन। बस मेरे फूल भी पहुंचा देते हैं कहीं और कुछ। कस्तूरी सी सुगंध आसपास ही रहती है, दूर भगाती रहती है मेरा मैं आज पूरे सुनने के मूड में आया था। लता जी से मुलाकात हुई। मैं सोमवार को ही भारत से लौटा हूँ 5वीं की यात्रा के बाद, तो मैंने कहा कि नहीं, आज मैं बैठ करके सुनूंगा। अपनी यहाँ की जो संगोष्ठी है उसकी आज कुछ तैयारी करके नहीं आया था, तो लता जी ने कहा कि ठीक है, भारत की यात्रा ही सुना दो, खुला मंच है। तो मैंने कहा कि ठीक है, 2 से 3 मिनट मेरी कोशिश होगी मैं आपसे मेरी जो यात्रा रही। ये मेरी दूसरी यात्रा थी कनाडा आने के बाद। कोविड के बाद फैमिली के साथ गए थे। इस बार हम जून के पहले वीक में निकले। उम्मीद थी कि मानसून अपनी तय रिपोर्ट के अनुसार आ जाएगा, लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे 7 जून को, और 7 जून को मेरी वाइफ का बर्थडे भी था, परिवार जब हम पहुंचे दिल्ली में, गर्मी ने हमारा बेशक स्वागत किया। और उस स्वागत के साथ हम, चूंकि हमें मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, मध्य प्रदेश की एक अलग ही भूमिका है। जैसे हमारे शरीर में हृदय है, पूरा काम तो वो करता है, लेकिन उसकी उतनी व्याख्या नहीं मिलती। वैसे मध्य प्रदेश की है कि रंगत में, संगत में, संस्कृति में है, लेकिन कहीं दबा हुआ अपने आप में चला रहता है। और मैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ जो जाते हैं, उसमें लास्ट जिला मंडला पड़ता है, जो कान्हा के लिए वहां से। तो दिल्ली से जितनी यात्रा कनाडा से हम दिल्ली पहुंचते हैं, उससे लगभग उतना ही समय हमें दिल्ली से हमारे घर पहुंचने में लगता है। तो हमारी यात्रा हमारे लिए डबल हो जाती है, जिसका हम फुल उत्सव करते हैं। क्योंकि बचपन का एक बहुत बड़ा एक था, जब हम कॉलेज से एनएसएस के लिए कहीं जा रहे थे, तो हमें पीछे की सीट मिली और लोगों ने बोला कि पीछे की सीट का आनंद लेते हैं। तो उसका क्या मजा होता है कि जब आपकी यात्रा खत्म हो जाती है, उसके बाद भी आप एक वीक अपनी यात्रा याद रखते हैं। तो वो मेरा मोटिव है जिंदगी का कि जहां पे भी यात्रा करो, यात्रा चाहे गर्मी की हो चाहे ठंडी की हो, उस यात्रा को यादगार बनाने की पूरी कोशिश की जाए। तो गर्मी थी, जैसी भी थी, हम अपने गांव के लिए निकले, पहुंचे। यात्रा बहुत अच्छी थी। बेशक भारत जब भी जाओ और जब लौट के आओ, बहुत डिफरेंस होता है आपकी एनर्जी में, आपकी याद में। आने के बाद मन थोड़ा सा विचलित रहता है। अभी भी मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूँ, 4-5 दिन हो गए, लेकिन फिर भी इसलिए मेरा आज का आना परिवार हम आए थे, बच्चे भी बैठे थे, लेकिन अब वो थोड़ा उनके लिए हो जाता है। तो वो लाइब्रेरी वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, आप थोड़ा घुमाओ लाइब्रेरी। तो यात्रा बहुत अच्छी थी। मैंने थोड़े समय में बारिश होने लगी, तो सावन तो नहीं आके स्टार्ट हुआ, लेकिन हाँ, सूखे पेड़ों में हरे पत्ते लगते हुए मैंने देखा। सूखी नदी में बहते हुए कल पानी को मैंने देखा।
बचपन में चूंकि हम गांव पंचायत में रहते थे, मैंने वो सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है जो एक महाकवि का नाम देखिए आते थे, कवि जिन्हें गोदान लिखी है, प्रेमचंद ने जो उन्होंने एक गांव का परिचय दिया, वो परिचय मेरे साथ शायद हमेशा जब भी मैं पढ़ता हूँ वो मेरे साथ झलकता है, मेरे साथ होता है। इस बार चूंकि ये होगी गर्मी इतनी थी, छोटा सा संदर्भ में मैंने पापा जी से पूछा कि मम्मी नहीं है, मेरे वो गाँव में थे, मैं उनको लेके बेंगलोर जाने का मेरा प्लान था बड़े भाई के पास, वो मेरे कारण ही गाँव में रुके हुए थी कि मैं आ रहा हूँ। जब मैं पहुंचा, मैं जबलपुर पहुंचा, क्योंकि जबलपुर मेरा ससुराल, मैं वहां रुक गया। गांव वहां से 50 किलोमीटर दूर है। उम्र के हिसाब से उन्हें एसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ के परिवेश में रहते रहते अब हमारी शारीरिक स्थिति और छोटे बच्चों की वो नहीं है कि हम उनको अब ले पाए। जब मैंने पापा जी को फोन किया 10 जून को कि पापा जी मैं आ जाऊं, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो आ गए पर मानसून नहीं आया है और यहाँ पे एसी नहीं है, और तुम आ जाओगे तुम्हारा शरीर तो सह लेगा लेकिन बच्चों का शरीर नहीं सह पाएगा, और जब तुम दुखी होगे उनको देखते होगे तो मैं दुखी होऊंगा। तब मुझे ये लाइन समझ में आई कि पिता चाहे 80 साल का हो, अपने बच्चे के लिए उसकी जो करुणा होती है वो होती है। तो शायद ये आने के बाद यहाँ पे और अच्छा है आपको कि आप चाह के भी, क्योंकि कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, माँ बाप है, पर तो एक छोटा सा हिस्सा है जो शायद मेरे लिए अब स्टाम्प जैसे रखा रहेगा मेरे पास। हमने थोड़ा संदर्भ चेंज करते हैं। गर्मी थी तो फिर हमने पचमढ़ी गए, पचमढ़ी की जो सुंदरता हमने पढ़ी थी वो सुंदरता वैसी मेरी काफी आकर्षक है, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी काफी कुछ अब वहां पे कसरत अच्छी करी रखी हुई है। बच्चों ने पहली बार बिना सीट बेल्ट के गाड़ी में, ओपन जिप्सी में जो कार की मजे लिए। मेरी बेटी कहती थी कि अगर मैं भारत में मुझे घूमना है इसलिए क्योंकि गाड़ी में बेल्ट नहीं लगाना पड़ता, आराम से गोदी में एक कार में 4-5 लोग 6 लोग बैठ करके मस्ती करके जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें रही। और एक छोटा सा और संदर्भ था, इंदिरा जी से मेरे काफी कनेक्शन अच्छे हो जाते हैं, थोड़ी देर की मुलाकात होती है पर एक अच्छे कनेक्शन है। उन्होंने एक छोटी सी बागवानी की बात करी। अभी जब मैं घर गया था तो पापा जी ने कुछ पौधे लगा रखे हुए थे, उसमें से एक पौधे, एक गमले में 4 मेथी लगी हुई थी, और मेथी में जनरली थोड़े से फलियां आ गई थी क्योंकि वो था और सीजन पर उन्होंने डाल दिए थे। तो मैंने कहा भाई 4 मेथी से क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने लगाए ही 4 बीज थे और वो चारों के चारों आज निकल गए, तो मेरा काम तो पूरा हुआ। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें मिली मुझे, और बस यात्रा अच्छी रही। और कभी टाइम मिलेगा तो और कुछ भी थे जो बताऊंगा मैं, इसी के साथ में अपना समय देता हूँ। ये थोड़ी सी बोलती चालती हिंदी में है, शुद्ध हिंदी इसमें नहीं है, व्याकरण उर्दू नुमा हिंदी जो ज्यादातर बोलचाल में आती है वैसी है। हम लोग काम चला रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मिश्रा जी का अलग से धन्यवाद। ओके, तो शुरू करता हूं। मैं शायर जिंदगी का लिखना मेरा काम है। छोटी मोटी सी बातें हैं, छोटी मोटी सी बातें हैं, कह दूं तो आराम है। मैं शायर जिंदगी का लिखना मेरा काम है। लिख लिख के मैं फिर पढ़ता हूं, लिख लिख के मैं फिर पढ़ता हूं, पढ़ पढ़ के मैं फिर लिखता हूं। लिख लिख के मैं फिर पढ़ता हूं, पढ़ पढ़ के मैं फिर लिखता हूं। गीत बने या बने रुबाई, सबका एक ही दाम है। मैं शायर जिंदगी का लिखना मेरा काम है। कहते हैं कई लोग मगर हम नशे में कहते हैं। कहते हैं कई लोग मगर हम नशे में कहते हैं। घर अपना भी है यारो, पर हम दिलों में रहते हैं। मेरी ये बातें सारी भी एक छलकता जाम है। मैं शायर जिंदगी का लिखना मेरा काम है। मैं बेटा, मैं भाई किसी का। मैं बेटा, मैं भाई किसी का। शायद हो जमाई किसी का। शायद रिश्तों की ये जो डोर है वही अपने चारों ओर है। असली तो बस रिश्ता है अपना,
असली तो बस रिश्ता है अपना, वरना दिव्यम तो बस नाम है। मैं शायर जिंदगी का, लिखना मेरा काम। आप लोगों को एक बात बता दूं, आप सभी यहाँ ग्रोवर जी को जानते होंगे। तो सुबह सुबह यहाँ आने से पहले ग्रोवर जी का हर शनिवार को एक लाइव प्रोग्राम चलता है। तो लता जी, आप मुझे मत दोष दीजिएगा, ग्रोवर जी मेरी प्रेरणा रहे। मैं कुछ और पढ़ना चाहता था, लेकिन सुबह सुबह ग्रोवर जी का प्रोग्राम सुन लिया मैंने, तो फिर मेरा मन बदल गया, इसलिए मैं यहाँ पे आया। और ये अगली लाइन ग्रोवर जी के प्रोग्राम को समर्पित है। साथ में चूंकि आपका नाम ऐसा है, बहुत ही बड़ी शख्सियत का नाम आपको मिला है, लता दीदी का, तो हमारी अपनी पर्सनल लता दीदी आपको भी ये समर्पित रहेगा। गीतों का शौकीन रहा मैं, गीतों का शौकीन रहा मैं, फिर भी गमगीन रहा मैं। गीतों का शौकीन रहा मैं, फिर भी गमगीन रहा मैं। लता, मुकेश, रफी, किशोर। लता, मुकेश, रफी, किशोर, होती है इनसे अपनी भोर। लता, मुकेश, रफी, किशोर, होती है इनसे अपनी भोर। कभी अगर पंकज उदास है, कभी अगर पंकज उदास है, तो समझो जवान शाम है। मैं शायर जिंदगी का, लिखना मेरा काम है। खाके इज्जत की सूखी रोटी, खाके इज्जत की सूखी रोटी, हुई है अपनी कमर मोटी। खाके इज्जत की सूखी रोटी, हुई है अपनी कमर मोटी। जिल्लत से मिली हुई दावत, जिल्लत से मिली हुई दावत, तो बस अपने लिए है आफत। जलालत भरी जिंदगी तो बिल्कुल ही हराम है, जलालत भरी जिंदगी तो बिल्कुल ही हराम है। मैं शायर जिंदगी का, लिखना मेरा काम है। सुंदर दिखते मुखड़ों के पीछे, सुंदर दिखते मुखड़ों के पीछे एक शैतानी सा दिमाग है। सुंदर दिखते मुखड़ों के पीछे, किसके बारे में कहा है ये अपना आप लोग समझ लीजिएगा, इसकी विवेचना नहीं करूंगा मैं। सुंदर दिखते मुखड़ों के पीछे एक शैतानी सा दिमाग है। इनके चक्कर में पड़ना, इनके चक्कर में पड़ना तो ना बुझने वाली आग है, फिर भी इश्क में नप जाना हर आशिक के लिए आम है। मैं शायर जिंदगी का, लिखना मेरा काम है। और अब आखिरी जो इसका पता नहीं आप क्या कहते हैं इसको, मैं तो इसको पायरा कहूंगा क्योंकि मैं गीत के तरह इसको नहीं गा सकता हूं। तो आखिरी पायरे में चलते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, इनसे भरी है दुनिया पूरी। मुंह में राम बगल में छुरी, इनसे भरी है दुनिया पूरी। दोस्त बनाना सोच के, सागर से मोती खोज के। दोस्त बनाना सोच के, सागर से मोती खोज के। मेरी जेब में छुरी ना सही, मेरी जेब में छुरी ना सही, पर मुंह में तो बस राम है। मैं शायर जिंदगी का, लिखना मेरा काम। सनातन धर्म में सदैव की गई है। सच्चा गुरु लौकिक और भागवती दोनों ज्ञान देता है। यह यूं कहें कि गुरु जीवन जीने की कला को ही सिखा देता है। मानव जाति का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल अर्जुन को ज्ञान देने नहीं आए थे, अपितु संपूर्ण विश्व को कर्म का सिद्धांत समझाने आए थे। अपनी वाणी द्वारा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो ज्ञान दिया वो अद्वितीय है। श्री कृष्ण लौकिक ज्ञान देने गए थे, हस्तिनापुर और दुर्योधन को समझाया भी था। वही जो उचित था वह धर्म और न्याय संगत था, वही करने की सलाह भी दी थी। लेकिन जहाँ अज्ञान की पट्टी आंखों पर बंधी हो, वहाँ ज्ञान की बातें समझ में नहीं आती। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सीख को नकार दिया। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को भी समझाया था कि राजा होने का धर्म आप निभाइए और अपने भाई के पुत्रों को उनका अधिकार दे दीजिए। भाई के पुत्रों का पालन पोषण करना भी आपका ही कर्तव्य है। धृतराष्ट्र पुत्र के मुंह में अंधे थे, श्री कृष्ण की बात नहीं मानी। महाभारत का युद्ध तो होना ही था। कर्ण को भी श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे धर्म का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के एहसान तले दबा था। वो कैसे सुनता ज्ञान की बातें जो श्री कृष्ण कह रहे थे। गुरु आने वाले संकट की चेतावनी भी देता है।
धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्योधन और कर्ण, इन सभी को श्री कृष्ण आने वाले संकट की चेतावनी दे रहे थे, जिसे न मानने का परिणाम हुआ था महाभारत का युद्ध। जब तक द्रौपदी को भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने बल पर भरोसा था, वो दुशासन से लड़ती रही। अंत में जब उसने अपने को निसहाय पाया, तब उसे अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण की याद आई और उसने सहायता की गुहार भी लगाई। श्री कृष्ण द्रौपदी की साड़ी में ही समा गए और उसकी लाज बचा ली। गुरु न केवल ज्ञान देता है, बल्कि समय आने पर अपने आश्रितों की रक्षा भी करता है। वही श्री कृष्ण ने किया। हमारे धर्म ग्रंथ इस प्रकार के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। हनुमान के गुरु श्री सूर्यदेव थे। हनुमान को संजीवनी बूटी लेकर सवेरा होने से पहले ही लंका पहुंचना था। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु भगवान सूर्यदेव से सहायता मांगी। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच गए, तभी भगवान सूर्यदेव की किरणों ने पृथ्वी को प्रकाशित किया। यह है गुरु की महिमा। गीता जी में श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान दूर करने के लिए ज्ञान का उपदेश दिया था। अर्जुन तो एक बहाना था। जीवन में शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, यही तो कृष्ण ने कहा है। कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर दें, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जैसा कर्म करेंगे फल तो वैसा ही मिलेगा। कर्म के फल की आकांक्षा न करें, वही अच्छा है। एक गुरु के रूप में श्री कृष्ण गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ धर्म से तात्पर्य कर्म से है। हे अर्जुन, तू मेरे आश्रित होकर सभी कर्म कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। इसी प्रकार गीता जी के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्ति मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, योगक्षेम उनका मैं देखता हूँ। यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा करना क्षेम है। पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम गुरु की शरणागति ले लें तो जीवन सार्थक है। यही बात इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, जिन्होंने अपने आश्रितों की पूर्ण रूप से हमेशा रक्षा की, गारंटी ले ली है। ऐसे श्री कृष्ण एक महान और अद्वितीय गुरु हैं। आज हम भले ही भौतिक जंजाल में फंसकर जीवन के मूल्यों को भुला बैठे हैं, परंतु सच्चाई तो यही है, यदि मानव जीवन में जीने का उद्देश्य नहीं जाना तो ये जीवन निरर्थक हो जाएगा। आज के समय में इस संस्कृत श्लोक का शाब्दिक अर्थ लेकर के बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सांसारिक गुरु ईश्वर का एक महत्वपूर्ण अंश है। गुरु ब्रह्मा के समान तभी होता है जब वो अपने शिष्यों को भागवत मार्ग की ओर अग्रसर करता है। एक गुरु के रूप में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को केवल 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत पुराण समझाया था। विष्णु के समान गुरु तब होता है जब गृहस्थ लोगों को शास्त्रों में बताए मार्ग पर चलना सिखाता है। महादेव के समान गुरु तब होता है जब अहंकार और अन्याय से लड़ना सिखाता है। गुरु के मार्गदर्शन से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि गीतों की स्मृतियां हैं मेरे साथ। जैसे मेरे जीवन में कुछ घटित हो रहा है और उस वक्त रेडियो पर कोई गीत बजा तो वो दर्ज हो जाता है एक रिकॉर्ड की तरह। जैसे पहली बार गौने में बारात में मैं सहवाला बना था और जो मोहम्मद रफी के गाने बज रहे थे, तो जब भी अभी वो गाना जब बजता है तो मुझे वही बारात याद आती है, थोड़ी बड़ी सड़क याद आती है, अम्बेसडर कार याद आती है, भैया याद आते हैं और दोस्त याद आते हैं। तो ये जो मैं भी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें भी एक गीत है जिसके जो जब भी वो गीत सुनता हूं तो मुझे ये याद आ जाता है। तो
ये बात 1988 की है। मैं 11वीं कक्षा का छात्र था और दिल्ली के जिस इलाके में मेरा स्कूल था वहां सरकारी स्कूलों के नाम नहीं थे, बस नंबर थे 1, 2, 3 इस तरह से होता था। कैंपस है। हमारा जीवन बहुत सीधा साधा था, पढ़ाई में कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे हम सब पास हो जाते थे। शरारतें, खेलकूद और कभी कभी स्कूल से भागकर सिनेमा, बस इतनी ही दुनिया थी हम सबकी। इस शांत जीवन में हलचल तब मची जब मेरे सहपाठी बेचू को हमारे मोहल्ले की लड़की राधा से एक तरफा प्रेम हो गया। अब राधा भी उसी कैंपस में जाती थी, वो बालिका विद्यालय में थी, मेरा मित्र बाल विद्यालय में हम सबके साथ था। तो एक दिन बेचू ने साहस जुटाया और राधा को अपने मन की बात कह दी, लेकिन राधा ने ना बस उसका प्रस्ताव ठुकराया बल्कि उसे डांटा भी और उसको ये भी कहा कि अगर दोबारा तुमने ये हिम्मत करी तो मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। उस दिन आधी छुट्टी में बेचू मुझे मिला और उसने कोने में ले जाकर अपनी पीड़ा सुनाई। उसकी आंखों में आंसू भी थे और मुझे उससे भी सहानुभूति तो थी थोड़ी, लेकिन मैं फिर कल्पना करने लगा कि इसने कैसे कहा होगा और फिर क्या दृश्य रहा होगा, और मैं मनी मन हंस भी रहा था। अब आप कह सकते हैं कि मैं बहुत अच्छा मित्र नहीं था उसका। खैर, उसकी कहानी सुनने के मेहनताने में बेचू ने मुझे रोज ब्रेड पकोड़े और समोसे खिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। बस उसकी कहानी सुननी थी दुख भरी और वो मुफ्त में खाने को मिलता था। धीरे धीरे अन्य मित्र भी इस सांत्वना सभा में शामिल हो गए और निःशुल्क नाश्ते का आनंद लेने लगे। बेचू के पिता की दुकान थी और मुझे लगता है कि वहां हिसाब किताब बहुत सख्ती से नहीं रखा जाता था, इसलिए बेचू के पास खर्चने के लिए पर्याप्त साधन थे। समय बीतता गया, इस बेचू ने कई प्रयास किए और सब विफल रहे, लेकिन इसकी उम्मीदें बनी रही और शायद इसलिए कि राधा ने अभी तक उसकी शिकायत नहीं की थी कहीं। इस बीच बेचू की बड़ी बहन का विवाह तय हुआ और मोहल्ले के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। राधा का परिवार भी आमंत्रित था उस विवाह में। बेचू को लगा कि ये विवाह उत्सव उसकी संभावना बढ़ा सकता है। इस विवाह में सांत्वना सभा के सदस्य भी आमंत्रित थे, तो हम सभी गए थे वहां। और अब विवाह की शाम को जब मित्र की बहन की विवाह हो रहा है तो सभी मित्र काम में लगते हैं, तो हम सब भी वही सब कर रहे थे। विवाह की शाम की हम सभी मित्र प्रबंध में व्यस्त थे। बारात अभी पहुंची नहीं थी, लेकिन मेहमान आ चुके थे। राधा अपने परिवार के साथ अगली पंक्ति में बैठी हुई थी और मंच पर चल रहे गीतों का आनंद ले रही थी। तभी किसी शरारती मित्र ने सुझाव दिया बेचू को कि क्यों ना तू मंच पर जाकर कोई गीत गा दे राधा के लिए। बेचू को यह फिल्मी विचार बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में मंच से घोषणा हुई, अब दुल्हन के छोटे भाई एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हम सबने तालियों से उसका स्वागत किया और उत्सुकता से किसी नाटकीय घटनाक्रम की प्रतीक्षा करने लगे। बेचू कुछ भी कर सकता था। बेचू ने बैंड वालों से कुछ कहा जो हम बहुत दूर से सुन नहीं पाए कि क्या कहा उसने, लेकिन एक भावपूर्ण संगीत शुरू हो गया उस पे और बेचू ने अलाप लगाया और उसने ये पंक्तियां गानी शुरू करी। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्म आए, वो देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे। यही सजा है मेरी मौत ही ना आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकरी दे दे। गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा, सांस की लय पे तेरा नाम लिए जाऊंगा। हम सब सुन रहे थे। बहुत से लोगों को उस गीत का चैन समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सांत्वना सभा के सदस्यों को और राधा को तो यह पता चल गया था कि गीत क्यों गाया जा रहा है। सच पूछिए तो ये जो हो रहा था वो हमारी आशाओं से कहीं अधिक था। हम में से कुछ विस्मृत होकर देख रहे थे और कुछ अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे कि हो क्या रहा है। हमारे इस मनोरंजक कार्यक्रम में व्यवधान तब आया
जब एक क्रोधित व्यक्ति मंच पर आया और माइक छीनकर बेचू को धक्का देकर उसे जब मंच से नीचे गिरा दिया। हम सब पहले तो चकित रह गए, फिर बेचू को देखा जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ था। थोड़ा मित्रभाव जागा और हम सब उसकी मदद की तरफ बढ़े आगे, और हमने से एक ने पूछा कि वो व्यक्ति कौन था। बेचू ने आधे रोते हुए आधे गुस्से में एक मोटी गाली देकर कहा, मेरा चाचा है और कौन। चाचा जी को गीत का चयन अनुचित लगा था, उन्हें मनहूस लगा था विवाह कार्यक्रम में, पर बेचू के लिए तो ये कुछ और था। और अब वो ना सिर्फ तिरस्कृत, अब तो सबके आगे अपमानित भी हो गया था। खैर, हम सब जैसे तैसे सहज होने का प्रयास करने लगे कि अच्छा अब क्या करें, तो हो गया जो होना था। और कुछ समय क्या हुआ कि बारात आ गई जल्दी से, उसी वक्त थोड़ी देर बाद। तो हम सबको मौका मिल गया कि चलो इसको छोड़ो और आप काम में लगो। अगले दिन यह घटना पूरे विद्यालय में चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने 2 का 4 लगा के बताया। किसी ने बेचू को कहा कि अरे बेचू को लात से पीटा गया, बेचू को डंडे से पीटा गया, थप्पड़ मारे गए। लेकिन मुझे लगता है बेचू नीचे गिरा था और शायद एक झापड़ पाया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेचू पर कभी कोई अब उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन से वो फिर राधा की बात करता, फिर उसका दुखड़ा हम सुनते और हम सब फिर मुफ्त में नाश्ता करते थे। इस तरह 11वीं बीत गई, 12वीं आई, सब लोग परीक्षा में लग गए, समय बीता और संचार के साधन थे नहीं कि इस व्हाट्सएप पे सब लोग कनेक्टेड है। हम सब लोग अलग अलग रास्ते निकल गए, बहुत सारा टाइम निकल गया। 2015 में मुझे बेचू का व्हाट्सएप पे टेक्स्ट आया, बड़ा अच्छा लगा, बातें हुई, खूब बातें हुई उससे। अब बेचू अपने पिता का व्यवसाय संभालता है, वही जिससे वो पैसा चुराता था, और उसका पुत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट है, दिल्ली में बहुत अच्छे से रहता है। और उसने जो फोटो दिखाई उसमें राधा दिखी। एंटी क्लाइमेक्स। और मेरी हिम्मत भी नहीं उससे पूछने की नहीं राधा क्या हो। बस इतना ही है। पाठ्यक्रम था तो कहानियां पढ़ते थे, उसके बाद अपना कुछ लिखने का था तो फिर मैं लिखना शुरू किया। धीरे धीरे करके कहानियां बहुत सारी हो गई, फिर कुछ समय देके कभी पब्लिश कर ली एक बुक। एक नॉवल लिख रहा था बट वो कोविड आ गया, बीच में रह गया। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बाद में इंट्रोडक्शन बाद में चलता रहेगा। कहानियां लिखी, बहुत सारी कविताएं लिखी। एक कविता बिकॉज अभी स्वतंत्रता दिवस आ रहा है तो भारत को पहले सोने की चिड़िया बोलते थे, मैंने सुना, आपने भी सुना होगा। सोने की चिड़िया मंदिरों के गुंबद के गिर्द खुले आसमां में बेफिक्र, हर दिन उत्सव, हर्ष के गीत, समृद्ध गरोंदे, दिलों में प्रीत, सांझे चूल्हे, रघुकुल रीत, दान धर्म के बहाने, हर मुट्ठी में दाने, हर आंगन में गौधन, मंदिरों में हर दिन रौनक, हर जन खुशहाल, हर दर पे आशा। दूध की नदियां बहती थी, जहां आजाद परिंदे उड़ते थे, एक सोने की चिड़िया रहती थी। जहां आजाद परिंदे उड़ते थे, एक सोने की चिड़िया रहती थी। हर अतिथि को भगवान बनाया, धर्म ने इनको यही सिखाया, नजर लगा रहा था एक साया। एक सयाद ने जाल बिछाया, लूट संस्कृति धर्म हमारा, आक्रांताओं ने कहर मचाया। घरौंदे लूटे, मंदिर लूटे, परिंदों को आपस में लड़वाया, सम्मान लूटा, मर्यादा लूटी, भाई को भाई से लड़वाया। ना लुटती यूं लाज हमारी, कुछ गद्दारों ने रंग दिखाया। अक्सर किस्सों में दादी कहती थी, यहां आजाद परिंदे उड़ते थे, एक सोने की चिड़िया रहती थी। यहां आजाद परिंदे उड़ते थे, एक सोने की चिड़िया रहती थी। समय चक्र ने खेल दिखाया, राजनीति ने जहर मिलाया, जात धर्म ने देश बांटकर दंगों ने हर शहर जलाया। जिस देश ने योग सिखाया, वेद पुराण का ज्ञान दिलाया, उसी देश के नौनिहालों को आक्रांताओं का पाठ पढ़ाया। हमारे सिलेबस में था। उसी देश के नौनिहालों को आक्रांताओं का पाठ पढ़ाया। सींचा खून से जिस मिट्टी को,
सींचा खून से जिस मिट्टी को, उसी देश में हुआ पराया। धर्म अधर्म का भेद मिटा, संस्कृति का उपहास बनाया। हर नर में राम, नारी में सीता रहती थी। हर नर में राम, नारी में सीता रहती थी। यहाँ आजाद परिंदे उड़ते थे, एक सोने की चिड़िया रहती थी। एक छोटी सी रचना और 2-4 हाइको वैसा मिलेगा नहीं होगा, आज टाइम वैसे बहुत कम, बहुत कम, छोटी सी रचना। अनोखा वर्तमान। टेक्नोलॉजी की भीड़ में खो गए सब एहसास। मोबाइल के रोग से मरा रिश्तों का ताप। सिमट मौन में रह गई अपनापे की जात। सिसक मरी बातें सभी हुए शीत जज्बात। बढ़कर अभिनंदन होता था घर आए मेहमान। देहरी छत दीवार तक हो जाती थी निहार। पांव तक झुक जाते थे स्वयं आदर से हाथ। पूछा जाता था कुशल, होता था मनोहार। आधी आधी रात तक बातें हंसी मजाक। खुले आंगन में भरा रहता था उल्लास। बात पुरानी हो गई, मेहमा आने बंद। हंसी ठिठोली गुम हुई, पकवानों की गंध। सूनी देहरी अधरों की बातें अटकी कंठ। अपने अपने कक्ष सब मोबाइल में व्यस्त। दुख सुख पूछे कौन पर, सभी स्वयं में व्यस्त। धन्यवाद। नमस्कार। मेरी छोटी सी लघु कथा है। एक बार एक बादशाह ने मुनादी करवाई कि शाही खजाना खुला है, जिसे जिस चीज की जरूरत है वो ले जा सकता है। अगले दिन से मांगने वालों की भीड़ लग गई, लंबी कतारें लगी। जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो ले गया, वही शाही खजाने से ले जाता। उस लंबी कतार में एक फकीर भी खड़ा था। जब उसकी बारी आई तो वो अपनी बारी छोड़कर सबसे पीछे चला गया। सारा दिन वो ऐसा ही करता रहा। शाम को शाही खजाना खाली हो गया। लोग बादशाह की प्रशंसा करने लगे, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रशंसा उस फकीर की होने लगी जो अपनी बारी छोड़कर सबसे पीछे जाता था। बात बादशाह के कानों तक पहुंची। उसने उसे बुलवाया और पूछा कि भाई क्या मांग रहा है। फकीर ने कहा, कुछ नहीं जनाब, जो कुछ आप कर रही हैं वही तो मैं कर रहा हूँ। आपके पास लोगों को देने के लिए शाही खजाना है, मेरे पास तो देने के लिए अपनी बारी है, वो मैं दे रहा हूँ। सुनकर बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था। हमारे में से हर एक के पास दूसरों को देने के लिए कुछ ना कुछ है। नजर उठा के देखिए, अस्पताल में पड़े मरीजों में से कोई आपका इंतजार कर रहा है कि कोई आकर मेरा हाल पूछेगा। सड़क पर खड़ा कोई आदमी इंतजार कर रहा है कि कोई उसे सड़क पार करवा देगा। यह भी हो सकता है कि कोई अपना पत्र लेकर बैठा हो कि कोई उसे पढ़कर सुना देगा, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। मनुष्य के जीवन में 2 पड़ाव होते हैं। पहला, उसे मांगकर खुशी मिलती है और दूसरा, उसे देकर खुशी मिलती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे पड़ाव तक पहुंचते ही नहीं। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में दोनों पड़ाव को पूरा करो। किसी को कुछ देने के लिए आपका बादशाह होना जरूरी नहीं है। आप फकीर होकर अपनी बारी में दूसरों को दे सकते हैं। बहुत से विद्वान हैं, उन्हें बड़ी खुशी है कि बाहर आए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, विश्वविद्यालय रहे, उनको सुनने का बड़ा मौका मिला। ये हमारा सौभाग्य है। मैं ज्यादा समय नहीं, सिर्फ एक गजल जो आज के परिप्रेक्ष्य में है वो कहना चाह रहा हूं। युद्धों पे भी टैरिफ आर पार होता, रिश्तों के टूटने का व्यापार न होता। युद्धों पे भी टैरिफ आर पार होता, रिश्तों के टूटने का व्यापार न होता। भौतिक वस्तुओं के उद्योग बढ़ रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के उद्योग बढ़ रहे हैं। मन सुधारने पर भी कुछ काम तो होता। और रंगों पे चमड़ियों के लड़ते रहे हैं सब। रंगों पे चमड़ियों के लड़ते रहे हैं सब।
धमनियों में बहता ये रंग देखा होता, धमनियों में बहता ये रंग देखा होता, और एक भी गोला हथियार नहीं बिकता, एक भी गोला हथियार नहीं बिकता। डॉलर की जगह यदि नेकी का चलन होता, डॉलर की जगह यदि नेकी का चलन। तो फोन किया कि मनु खुला मंच है, क्या बोलना है? इसने बोला शुभांशु, और फोन काट दिया। बोला बस एक शब्द बोलना है। तो आज मैं चाहूंगी मनु मेरे साथ जरूर रहे। ऊपर आसमान में देखो, ऊपर आसमान में देखो, सुंदर तिरंगा लहरा रहा है। चांद तारों से भी ऊपर भारत का परचम छाया है, भारत का परचम छाया है। राकेश ने जब नभ छू लिया, राकेश ने जब नभ छू लिया, भारत का सीना चौड़ा था, सारे जहां से अच्छा गूंजा, गर्व हमारा प्यारा था, गर्व हमारा प्यारा था। अब फिर इतिहास बना है नया, अब फिर इतिहास बना है नया। नभ ने फिर से वंदन किया, शुभांशु ने जब उड़ान भरी, हर दिल ने अभिनंदन किया, हर दिल ने अभिनंदन किया। वायु का वीर गगन का राही, भारत की नई पहचान बना, लखनऊ की धरती से निकला, अंतरिक्ष में सम्मान बना, अंतरिक्ष में सम्मान बना। सपनों की वो आग थी ऐसी, सपनों की वो आग थी ऐसी, ISS तक पहुंच गया, ज्ञान विज्ञान और साहस से भारत को ऊंचाई दे गया, भारत को ऊंचाई दे गया। मूंग मेथी शोध की, मूंग मेथी शोध की, खेती अंतरिक्ष में कर डाली। धरती से लाखों मील दूर भी, धरती से लाखों मील दूर भी, भारत याद न खाली, भारत याद न खाली। इसरो की मेहनत रंग लाई, सेना की शान बढ़ा डाली। इसरो की मेहनत रंग लाई, सेना की शान बढ़ा डाली। जिसे देख चांद भी बोले, भारत ने कमाल कर डाली, भारत ने कमाल कर डाली। अब फिर से राकेश की गाथा नई रफ्तार में बहती है, अब फिर से राकेश की गाथा नई रफ्तार में बहती है। शुभांशु जैसे नायकों से भारत की जय बोलती है, भारत की जय बोलती है। जन जन में जोश भर जाए, जन जन में जोश भर जाए, सपनों को उड़ान मिले, जन जन में जोश भर जाए, सपनों को उड़ान मिले। भारत माँ के लालों से फिर हर क्षितिज को जान मिले, हर क्षितिज को जान मिले। जय हिंद, जय हिंद। वक्त ने जितना झुकाना था मैं झुक चुका, वक्त ने जितना झुकाना था मैं झुक चुका। बहता हूं अब हवाओं सा, रुकना था जितना रुक चुका। आप सबके अंदर वो इंसान है, वो चीज है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, और मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। उस आवाज को सुनिए। आवाज अक्सर सुनता हूं आजकल अपने ही अंदर से कहूं, धीमे से मासूमियत भरे स्वर में पूछता है कोई, क्या तुम बड़े हो गए? पूछता है कोई, क्या तुम बड़े हो गए हो? क्यों नहीं ढूंढते आजकल बादलों में हाथी और घोड़े? क्यों नहीं ढूंढते आजकल बादलों में हाथी और घोड़े? बहुत दिन हुए तितलियों के पीछे भी नहीं, बहुत दिन हुए तितलियों के पीछे भी नहीं दौड़े। बनती बिगड़ती हजारों तस्वीरें, बनती बिगड़ती हजारों तस्वीरें, क्यों नहीं खींचते आजकल तुम कागज पर बेमतलब की लगी? क्या बड़े हो गए? क्या तुम बड़े हो गए? पतंगों संग क्यों नहीं उड़ते अब? किसने काट दिया तुम्हारे पंखों को? किसने काट दिया तुम्हारे पंखों को? अब कहां खो गई मासूमियत का वो सबब? दोस्तों को पल भर में ही मनाना और फिर दूर सैर पर निकल जाना। आज सर एक लाइन निकल जाना और रास्ते में पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के अमरूद खाना और माली की आवाज से डर कर भाग जाना, माली की आवाज से डर कर भाग जाना। आज क्यों इतना डरते हो? आज क्यों इतना डरते हो? क्या मरने से डरते हो? एक दिन मेरी तरह
हो जाओगे मिट्टी से बने हो, मिट्टी में खो जाओगे। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में खो जाओगे, बचपन की यानी मेरी तरह। पहले भी तुम लड़ते थे, झगड़ते थे, बातों को मगर पकड़ते थे। लड़ते थे, झगड़ते थे, बातों को मगर पकड़ते न थे। दिल आईने सा साफ था, ओस की बूंद सा साफ था। अब सुना है समझदार हो गए, अब सुना है समझदार हो गए हो। गौर से सोचना, समझदार हो गए हो या मक्कार हो गए। गौर से सोचना, समझदार हो गए हो या मक्कार हो गए हो। दब गई तुम्हारी मासूमियत चंद किताबों तले, दब गई तुम्हारी मासूमियत चंद किताबों तले। किसी की बातों में आकर कहां निकल पड़े, किसी की बातों में आकर कहां निकल पड़े। किसी ने कहा पैसा कमाओ, मगर कितना बताया नहीं। किसी ने कहा पैसा कमाओ, कितना बताया नहीं। तुम दौड़ते गए चूहा दौड़ में, रैट रेस कहते हैं इंग्लिश में इसे। तुम दौड़ते गए चूहा दौड़ में। किसी ने कहा रुतबा बनाओ, किसी ने कहा रुतबा बनाओ, और तुम अकड़ गए। तुम अकड़ गए यानी सिकुड़ गए। भूल गए अकड़ तो मुर्दों में हुआ करती है। भूल गए अकड़ तो मुर्दों में हुआ करती है। अरे जिंदगी तो प्यार का फैलाव है, जिंदगी प्यार का एक फैलाव है। फिर चलो निकल जाओ, बाहों को फैलाओ, बच्चों से मुस्कुराओ। दांत जैसे भी हैं सबको दिखाओ। नहीं भूल जाओ, प्यार में जियो और प्यार में मर जाओ, मेरी तरह यानी बचपन की तरह। मैं सीधे कविता पे आ रही हूँ। आप सभी लोगों ने सुबह पक्षियों को चहचहाते सुना होगा, उससे एक संदर्भ में है ये। सुबह के पहर में जब सूरज सारी फिजा में मेहंदी बिखेरता है, सुबह के पहर में जब सूरज सारी फिजा में मेहंदी बिखेरता है, परिंदे आसमान में बने बादलों के घरों से छनती धूप के सिरों को पकड़कर, परिंदे आसमान में बने बादलों के घरों से छनती धूप के सिरों को पकड़कर आसपास ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे बच्चे स्कूल में कोई गाना गाकर ताली बजाते हैं, अपने साथियों के साथ दौड़ते फिरते हैं। उसी वक्त दरख्त किसी ठंडी हवा के झोंके के कहने पर, उसी वक्त दरख्त किसी ठंडी हवा के झोंके के कहने पर जमीन को छूकर फूलों की चादर बिछा देते हैं। कोई उन्हें सुने ना सुने, चुने ना चुने, जिसे उनके साथ शामिल होना है हो जाए। मुंह फेर लोगे तब भी ये आवाज देना नहीं छोड़ते, मुंह फेर लोगे तब भी ये आवाज देना नहीं छोड़ते। परिंदे आसमान में बने बादलों के घरों से छनती धूप के सिरों को पकड़कर आसपास ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे बच्चे स्कूल में कोई गाना गाकर ताली बजाते हैं, अपने साथियों के साथ दौड़ते फिरते हैं। लोकगीत तो याद नहीं है, एक भजन मैं छोटा सा सुनाना चाहती हूँ। जब कृष्ण भगवान वृंदावन से चले जाते हैं मथुरा, उस समय की ये भजन है। गोपियां उनको बहुत मिस करती हैं। आँखियाँ तुम्हीं को चाहती है, ये आँखियाँ पानी को प्यासी है, ये आँखियाँ तुम्हीं को चाहती है, ये आँखियाँ पानी को प्यासी है। सेठ जी की गाड़ी कंबलों से खचाखच भरी हुई थी। सेठानी बंठन पे पीछे वाली सीट पर बैठी थी। कहीं उनकी कीमती साड़ी और सैंडल फूल धक्कड़ में खराब ना हो जाए, इस डर से वो गाड़ी में बैठे रहना ही पसंद करती थी। हर सर्दी में होने वाली इस कार्यक्रम से ड्राइवर भली भांति परिचित था, सो गाड़ी की डिक्की को खोलकर तैनात खड़ा था।
सेठ जी अपनी छड़ी हिला हिलाकर सब लोगों को लाइन बनाने की हिदायत दे रहे हैं। वे ठहरे पक्के व्यापारी, हिसाब किताब उनकी रगों में दौड़ता था। जानते थे कि इस दान पुण्य से खुश होकर प्रभु की ओर से कम चौगुना तो कहीं नहीं गया। सेठ जी का इशारा पाकर ड्राइवर सबको एक एक कंबल पकड़ाने लगा। लाइन के अंत में एक बुढ़िया को पहचान कर सेठ जी कड़क कर बोले, क्यों री बुढ़िया, तू तो कंबल ले जा चुकी है, दोबारा आ गई किसी और का हिस्सा लेने? सेठानी पीछे से बोली, हाँ हाँ और मत देना, ये लोग कंबल आगे बेच देते हैं। बुढ़िया बड़े ही सदे हुए स्वर में बोली, वहां एक छोरी बुखार में तपन लाग रही है, घनी कमजोर है, आ ना सके, सो मैंने अपना कंबल उसे दे दिया। पर तुम फिक्र ना करो सेठ जी, हमारा गुजारा तो चल जाएगा, थारे खजाने में कमी ना होनी चाहिए। सेठ सेठानी जितनी देर में आंखों आंखों में सलाह करते, बुढ़िया फुटपाथ की ओर मुड़ चुकी। नियति की क्रूर लहरों पर सदा से ही पली हूँ, मैं नियति की क्रूर लहरों पर सदा से ही पली हूँ। जेठ की हर ताप सहकर, जेठ की हर ताप सहकर बूंद बरखा की चकी है, जेठ की हर ताप सहकर बूंद बरखा की चकी है। टूट कर हर बार जुड़ती हूँ, वेदना ही मेरी सखी है, टूट कर हर बार जुड़ती हूँ, वेदना ही मेरी सखी है। मैं समय की भट्टियों में स्वर्ण सी पिघली हूँ, मैं समय की भट्टियों में स्वर्ण सी पिघली हूँ। मैं नदी संवेदना की नतमुखी बहती रही हूँ, मैं नदी संवेदना की नतमुखी बहती रही हूँ। रक्त लथपथ पत्थरों से, रक्त लथपथ पत्थरों से चोट खा खा कर बढ़ी हूँ। धार पर तलवार के 100 बार, धार पर तलवार के 100 बार बिछती चली हूँ। मैं नहीं संबंध के कोई मौलिक स्थापना हूँ, मैं नहीं संबंधों की कोई मौलिक स्थापना हूँ। जो मिला जी भरकर हृदय से मैं उसी की याचना हूँ, जो मिला जी भरकर हृदय से मैं उसी की याचना हूँ। बस सुबह की ओस से गहरे अंधेरे में ढली हूँ, मैं सुबह की ओस से गहरे अंधेरे में ढली हूँ। मैं नियति की क्रूर लहरों पर सदा से चली हूँ, मैं नियति की क्रूर लहरों पर सदा से चलकर बढ़ी हूँ। धन्यवाद। हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। आंचल की गांठ में हल्दी सुहाग में साथ साथ बांध लाई अम्मा की कविता। चावल अनाज में खील की बरसात से थोड़ी सी चुरा लाई जीवन की सविता। मड़िया की भीत पे सगुन था प्रीत से, मड़िया की भीत पे सगुन था प्रीत से, सीने से लगाए लाई थोड़ी सी कविता। और मैया ने अक्षर दिए, मैया ने अक्षर दिए, बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठाने लाई कविता। मैया ने अक्षर दिए, बापू ने भाषा दी, भैया के जोश से उठान लाई कविता। सासू जो बोलेंगी ताने यदि गूंजेंगे, तकिया बनाए आंसू पहुंचेगी कविता। तकिया बनाए आंसू पहुंचेगी कविता। रौब कोई झाड़ेगा, समझ जाइए, रौब कोई झाड़ेगा, शेर सा दहाड़ेगा, खरगोश सी सीने में दुबकेगी कविता। और पेट भले रूखा हो, पेट भले रूखा हो, जीवन चाहे, पेट भले भूखा हो, जीवन चाहे रूखा हो, जीवन को जीवन बनाए देगी कविता, जीवन को जीवन बनाए देगी कविता। ए मैया उपकार किया, इस समय तो मंजरी जी का कहना चाहिए, आपने उपकार किया वो चंपारण वाले लोगों का। ए मैया उपकार किया, मुझको पढ़ाई दिया, मुश्किलों की घड़ियों में साथ देगी कविता। और आंसू में गीत बने, लोरी में नींद जले, जीवन को नदियां बनाए देगी कविता, जीवन को नदियां बनाए देगी।